तो आज हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में, ठीक है। जैसा कि सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे किया जाता है और सीपीआर की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में बात करेंगे। सी देयर इज़ अ वेरी बर्निंग इशू इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 4 years, that is death occurring due to sudden cardiac arrest। काफ़ी ज़्यादा मौत हो रही है अचानक हृदय गति के रुक जाने की वजह से। Now the question is that how do we minimize this death ratio? Before that, ये जो डेथ हो रही है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये डेथ यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, यंग एज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा। आपने सुना होगा कि एक 16 साल की लड़की एक कॉन्सर्ट के दौरान अचानक कार्यक्रम देते हुए उसकी हृदय गति रुक रही है और वो ख़त्म हो जा रही है। हमारे प्रदेश से एक बहुत ही बड़ा हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, वर्कआउट के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला, जो अपने फिज़िक्स, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, वर्कआउट में उसकी सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे पास एक मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा हीरो श्रेयस तलपड़े, उसकी अचानक हार्ट अटैक, हालांकि वो स्थिति सही है, अभी फ़िलहाल वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन ये जो डेथ हो रही है ना, ग्लोबलाइजेशन में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे के कारणों को हम नहीं जानेंगे क्योंकि ये रिसर्च का विषय है एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन, सम ऑफ सेइंग दैट इट इज़ ड्यू टू कोविड। हम इसके विषय में कोई भी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं बोल सकते। बीइंग अ डॉक्टर्स हमारा बोलना सही नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव इनफ एविडेंस और सॉलिड कोई प्रूफ है कि हाँ कोविड की वजह से ही ये डेथ हो रही है, लेकिन हो रही है तो हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस डेथ को हमको कम कैसे किया जाए। एज आई मैंशनड यू दैट दिस CPR हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, which is introduced two basic emergency program, that is ACLS and BLS. Again, I am telling to you that what is ACLS? ACLS is all about advanced cardiac life support, which is comprises of all the emergency cardiac medicine, especially used in हॉस्पिटल प्रेमाइसिस। वो सारी हृदय संबंधित दवाइयाँ जो अस्पताल के अंदर यूज़ की जाती हैं वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर आती है। वेर एज BLS इज स्टैंड फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, विच इज़ ऑल अबाउट CPR, कार्डियो पल्मोनी रिसस्टिटेशन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, C का मतलब होता है आपका हृदय, दिल, P का मतलब होता है आपका लंग्स या फेफड़ा कह लीजिए, रिसस्टिटेशन का मतलब होता है रिवाइव करना, रुके हुए हृदय को पुनर्जीवित करना, या सीधे शब्दों में कहें कि कोई व्यक्ति खत्म हो चुका है तो उसको दोबारा पुनर्जीवित कैसे किया जाए। सी देयर इज ओनली 2 terms in English, that is dedication and the firm dedication। 2 शब्द है, डेडिकेशन और फॉर्म डेडिकेशन। विद द हेल्प ऑफ डेडिकेशन, कि चलो भाई सामने वाला क्या है, हिंदी क्या होता है डेडिकेशन का, समर्पण होता है। सर नमस्कार। तो हमारा तो ये जो है टेलीमेडिसिन सेंटर तो बिल्कुल परफेक्ट है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। कंफर्टेबली आप कर सकते थे, आप भी यूज़ करिए, है ना, उधर की जगह इधर यूज़ करिए, जो भी करना हो काम। हाँ, वो रिकॉर्डेड रहता है सर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग उसको यूट्यूब पे डाल के उनको बाकी लोग को ट्रेन भी कर सकते हैं। जिसको कन्फ्यूजन होगा दोबारा देख लेगा, और हम लोग जो है उसको वो ज़्यादा अच्छा है ग्रुप में डाल, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर है ऑप्शन है। मैं भी मिस कर रहा हूँ तो एक बार मैं भी देख लूँगा इसको। बैठे विल पुट इट, नहीं मैं OPD में जाए, ठीक है, फिर आप लोग यहाँ से फिनिश करके OPD आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर टिचर को also thank to him that अरे नहीं सर, दिस इज माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। spare time from his मेरा मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे यहाँ मौका मिला है देने का लेक्चर। दैट्स माय प्लेजर। एक फोटो खींचना चाह रहे हैं। हाँ सर, आप बैठे तो बैठे। सब लोग आ जाइए, बैठना नहीं है, सब आ जाइए। हाँ, सर, पहले सर आप बैठे, उसके बाद कि हम मैं डॉक्टर मोहन कह रहे थे कि मैम हाँ। लोगों को तो बहुत रिक्वायरमेंट है CCU में ही करवा दीजिए, बट क्योंकि सर रिकॉर्डिंग करनी थी तो एक सेशन सर वो रिक्वेस्ट किए CCU के लिए, तो मैं बताई सर वो भी कर देंगे। अभी तो सर उनको हाँ। 2 सेशन और करना है। ठीक ठीक। आ जाइए मैम, आप लोग भी प्लीज, सब तो लोग CCU में सिस्टर से कोऑर्डिनेट कर लो, हाँ, संडे को करा दो, जी। संडे को करा दो।
ओके मैनिक्विन नहीं है क्या बस आज लाए हैं सब। है तो रख लीजिए मैनिक्विन मैंने कि रख ले सर। हाँ, और एक क्या फोटो हाँ पे- खोल मैनिक्विन मैनिक्विन खोलो। खोलो 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 1 मिनट और एक और फोटो नहीं यहाँ सामने रखो। तभी ना लगेगा कि सीपीआर ट्रेनिंग सामने रखो। यहीं पे। चलो सर के बस बिल्कुल वेरी गुड। हमें प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा सर। थैंक यू थैंक यू। चलो सर ये सर ओके अच्छा। हाँ वो भी है ठीक ओके थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। फिर कट एक्शन। मेहनत करना पड़ता है यार, क्या करें। नहीं एक्चुअली सर का सही था कि पता चले भाई फोटो कौन सी है। क्यों दुबे जी फिर से बोलना पड़ेगा ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर से चले डॉक्टर साहब हैं जी तो एडिट ठीक आई है चले। थिंक हो जाता है ना सर क्लिप्स जो भी आप ऐड कर लीजिए एडिटिंग तो हो जाएगी। हो जाएगा लेकिन कहाँ से बोले ये कैसे पता चलेगा। फिर से शुरू कर दे। कैसा क्या बोले जैसा बताइए। फिर से चालू करें कि बीएलएस तक तो आपने एक्सप्लेन किया है सर हम लोग। हाँ एडिट कर दीजिएगा बीएलएस तक आपने एक्सप्लेन किया आफ्टर सर डेडिकेशन है। हाँ हाँ ठीक है हाँ चलो बताया। तो दो टर्मिनोलॉजी होती है डेडिकेशन और फॉर्म डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब आपको हिंदी में पता है समर्पण। कोई व्यक्ति को कोई काम करना है तो वो डेडिकेटेड होकर करता है, समर्पित होकर के कोई काम करता है। एक होता है फॉर्म डेडिकेशन, मतलब करना है तो करना ही है। जैसे अर्जुन को और उनके भाइयों से द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई डाल पे बैठी हुई चिड़िया है, तो हर भाइयों से एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुमको उस डाल पे क्या दिख रहा है। किसी ने बताया कि वो चिड़िया दिख रही है, किसी ने बताया कि वहाँ सेब लटका हुआ दिख रहा है। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने बताया कि मुझे उस चिड़िया की आँख दिख रही है। ठीक है, तो अर्जुन अपने काम के प्रति फर्म डेडिकेटेड था, पूर्ण रूप से समर्पित था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वास्तविकता में अगर हमारा डॉक्टर मन से चाह जाए तो एक बार मौत को भी सोचना पड़ेगा कि यार इसकी लाइफ कैसे लेके जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमारी प्राथमिकता ये नहीं रहती है, ये वास्तविकता है। चीज़ें थोड़ी सी बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन कोई चीज़ एक्सेप्टेंस करने में कोई बुरी बात नहीं है। हम हैं तो हैं भाई। हम गलत प्रोफेशन में आ गए। हम अपनी चीज़ें जब भी मैं डिलीवर करता हूँ आई ऑलवेज एडमिट कि हाँ हमारा कुछ ना कुछ गलत पार्ट है जिसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी बदनाम रहती है। वाई डू वी से द डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू द गॉड, आर डॉक्टर इज़ सपोज टू बी द गॉड। हम ये ऐसी चीज़ें क्यों कहते हैं? कोई सुर के खाप तो लगे नहीं रहते हैं डॉक्टर्स के अंदर। जैसे सभी लोग हैं वैसे डॉक्टर्स भी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स लाइफ देता है, लोगों के जीवन को बचाता है, इसलिए हम उसे ईश्वर का दर्जा देते हैं। हमारी नज़र में वो सारे व्यक्ति ईश्वर का रूप हैं जो लाइफ बचाए। और वो लाइफ बचाने का सबसे बड़ा जो बेसिक जो फंडा है जिसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। क्योंकि जी मैक्सिमम जो डेथ होती है ना वो आपके हृदय गति रुकने की वजह से होती है। अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने जो गाइडलाइन दिया उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया। गोल्डन पीरियड कितना है? 3 मिनट। इस 3 मिनट के अंदर अंदर आपको पता करना है कि वो व्यक्ति जीवित है या मर चुका है। इस 3 मिनट के अंदर अंदर आपको पता करना है कि CPR को हमको कैसे देना है, CPR का राइट प्रोसीजर क्या है। ओवरऑल क्या होता है? 3 मिनट। जैसे हार्ट अटैक में एक शब्द है ना गोल्डन पीरियड, उसी गोल्डन पीरियड के अंतर्गत आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हो। थ्रोम्बोलाइज यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि थ्रोम्बोलाइज क्या होता है। पता है थ्रोम्बोलाइसिस कैसे कहते हैं? कोई बताएगा थ्रोम्बोलाइसिस किसे कहते हैं? बताइए थ्रोम्बोलाइसिस का क्या मतलब? जो क्लॉट जो होता है क्लॉट को जो तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है थ्रोम्बोलाइसिस सीधी शब्द
थ्रोम्बोलिसिस का मतलब होता है, देखिए पूछना चाहिए, जब चीज़ें आप पूछेंगे ना तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता है। केवल सर हिलाने से चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती है। कल को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद अगर आपको, यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं होता है और जगहों तो टेस्ट होता है, आफ्टर 7 डेज ऑफ ट्रेनिंग के आपका एक टेस्ट हो जाएगा आपने क्या पढ़ाई की, तो आप पूछिए, पूछने में कोई बुराई नहीं है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है ना, वचने किम दरिद्रता, बोलने में तो दरिद्रता करनी ही नहीं चाहिए। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स रख दिया ना वो आपके बोलने पे, उस दिन आप विचार कीजिएगा कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। बोलिए भाई, क्या होगा, अधिक से अधिक हम गलत ही बोलेंगे ना। सब कुछ आता तो हम यहाँ बैठे क्यों रहते, क्या करने के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग ले रहा है। पूछना कोई बुरी बात नहीं है, पूछिए। हर व्यक्ति गलती करता है, देश का प्रधानमंत्री भी गलती करता है। अंतर ये रहता है कि जिसकी गलती पकड़ी जाती है वो चोर कहलाता है, जिसकी गलती नहीं पकड़ी जाती वो स्मार्ट होता है। दिस इज़ द ओनली बेसिक डिफरेंस। वो गलतियाँ सभी करते हैं और गलती जो नहीं करता है वो स्वयं ईश्वर होता है। तो हम और आप ईश्वर तो है नहीं, हम और आप इंसान हैं। तो लेट्स कम्स टू द स्ट्रेट पॉइंट दैट CPR क्यों करते हैं और कब करते हैं। CPR की सीधी सीधी भाषा तो आपको समझ में आ गई, एक एक शब्द को मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बताने से पहले उस चीज़ का रिलेवेंट हमें पता होना चाहिए, हम चीज़ें क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि ज़मीन पे गिरने वाला व्यक्ति किसी भी कारण से गिर सकता है। हो सकता है गिरने वाला व्यक्ति डायबिटिक हो, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, शुगर लेवल डाउन हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, शुगर डाउन हुआ तो क्या करते हैं भाई, मिठाई खिला देंगे। एकदम सही बात है, यही घरों में करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस चीज़ें नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में आ गया, BHU में आ गया तो क्या करेंगे हम, बस ये कर देते हैं। गर्मियों में हीट स्ट्रोक होता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं गर्म हवाएं, और ठेठ भाषा में कहें तो लू लगना। ठीक है, लू लग गया, पता चला गिर गए, आप उनको CPR तो दोगे नहीं, स्टिल उनका हार्ट पंप कर रहा है, हृदय गति तो चल रही है। तो देयर आर सेवरल रीजंस जिसमें व्यक्ति नीचे गिर सकता है। हमें और आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो व्यक्ति वाकई में जीवित है या मर चुका है। तो उसके पीछे का रिलेवेंट हमको पता करना है, कारण पता करना है। ठीक है, वो चीज़ पहले हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम CPR पे आएंगे कि CPR को कैसे किया जाता है। एंड आई विल टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बताऊंगा मैं आपको, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मैंने बनाया ना तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे ये प्रोसीजर एक डॉक्टर्स या स्टाफ मेडिकल्स को नहीं देना है, ये प्रोसीजर एक आम व्यक्ति को देना है, गांव में एक औरत को देना है, बूढ़े को देना है, और हर उस व्यक्ति को देना है जो मेडिकल फर्टिलिटी से जुड़ा नहीं है। ठीक है, मेरा बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्ट उनको देना था, क्योंकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दे देमसेल्फ वेल नोन अबाउट CPR। रीज़न बस यही होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो चीज़ें भूल जाते हैं, अदरवाइज दे न्यू अबाउट दैट, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम CPR करते क्यों हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप रेलवे स्टेशंस पे हैं, आप बस स्टॉप्स हैं, आप भीड़ भाड़ के एरिया में हैं, आप किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, अचानक आप किसी व्यक्ति को ज़मीन पे गिरते हुए देखते हैं। आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं। उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता, उस व्यक्ति की सांस भी नहीं चल रही होती है। ये सब आप देख करके घबरा जाते हैं, घबरा के मदद के लिए चारों तरफ देखने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति को छाती पे, सीने पे लगातार चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, जिसको हम कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनी रिसस्टिटेशन देते हैं, तो आप उस व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। CPR बेहद ही नई और आसान तकनीक है, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपका डॉक्टर होना या सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तकनीक को सीखने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? देखिए, एक तो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है। सडन मतलब होता है अचानक, कार्डियक मतलब होता है हृदय, अरेस्ट मतलब होता है रुकना। अचानक हृदय गति का रुकना ही सडन कार्डियक अरेस्ट होता है।
सिंपल लैंग्वेज में एक सीधे साधे व्यक्ति को अगर आपको समझाना है तो आप उसको ऐसे समझाओगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट ये होता है। अब हम मेडिकल टर्म्स में जान जाते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, दिल की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा, तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा। आप में से कोई बताएगा हमको कि नॉर्मल हृदय गति हमारी कितनी होती है? 72। अच्छा 72 होती है। 72। आप बताइए डॉक्टर साहब कितनी होती है? 60 to 90। ठीक, दुबे जी आप बताइए। हाँ 72। तेज से बोलिए। 72 आपने बताया। आप बताओ, आप तीनों में से बताओ नॉर्मल। मैडम आप बताइए कितना नॉर्मल हृदय गति कितनी होती है हमारी? 60 होती है। अच्छा, और आप बताइए? 72 थे आप? 72 80, ये नॉर्मल हृदय गति होती है। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि यहाँ हम सब डॉक्टर फर्टिनिटी से हैं, ठीक है, हम सभी मेडिकल फर्टिनिटी से हैं, और जो मेडिकल फर्टिनिटी से नहीं है उनके लिए भी एक क्लियर कर दूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि इफ़ समबडी आस्क अबाउट दैट व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट, हमारी हृदय गति क्या होती है, अभी डॉक्टर रोहित ने भी बताया कि 60 से 100 के बीच में हमें अपने हृदय गति के रेंज को बताना होता है। क्या होता है, हमारी हृदय गति कभी कांस्टेंट नहीं होती है। कांस्टेंट समझ है ना, स्थिर नहीं रहती है। एकदम सिंपल शब्द में जानिए कि अगर हमने अभी अपनी हृदय गति ली और समझ लीजिए कि हमारा हृदय गति आया इस समय 80 आया, ठीक है, 80 पर मिनट है। हमें सर ने वहाँ बुलाया कि डॉक्टर द्विवेदी प्लीज़ कम हियर, तो हम उधर गए, वहाँ जाके बैठे उनके पास। उस समय हार्ट रेट हमारा देखा गया तो उस समय आया था 95। Do we say that that is an abnormal heart rate? No, that is not an abnormal heart rate. That is absolute normal heart rate. हार्ट रेट हमेशा आप किसी को भी बताएं, स्पेशली डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को, कोई भी आपसे पूछे तो 60 से 100 के बीच में। आप भी सही हो, एकदम सही हो, राइट है, आप सब सही हो, लेकिन हमें अपने हार्ट का रेंज बताना होता है 60 से 100 के बीच में। क्लियर हुआ? हमने क्या बोला? सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, दिल की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा। अनियमित मतलब इरेगुलर। तकनीकी रूप से हम इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वीएफ बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। तकनीकी रूप से हम इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इस स्थिति में दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। मस्तिष्क को जाने वाला जो रक्त संचार है, जो ब्लड फ्लो है, वो रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता। दिल के दौरे को अंग्रेजी में हम क्या करते हैं? हार्ट अटैक। सब लोग बड़े मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि सीपीआर हार्ट अटैक में दिया जाता है, सीपीआर हार्ट अटैक में दिया जाता है। हार्ट अटैक में आपको पेन सेंसेशन फील होगा, ठीक है, आपके पास टाइम होगा कि आप अपने नियर बाई सेंटर्स पे जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि हृदय गति नाम से ही क्लियर है, अचानक रुकेगी, ख़त्म हो गया। आपने सुना होगा कई चीज़ों में कि हाँ भाई गए खाना पीना खा के रात में सोए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मरे हुए पाए गए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? परिणाम स्वरूप व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता, लेकिन कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे की वजह से हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक है तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ बेसिक क्लियर हुआ आपका कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। नाउ कम टू द पॉइंट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बारे में सोच लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है।
ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशियां मरने लगती है। अधिकतर सडन कार्डियक अरेस्ट को पहले 10 मिनट के भीतर रिवाइव किया जा सकता है। इस अंतरकाल में आपका मस्तिष्क तो जिंदा रहता है, ब्रेन आपके स्टिल अलाइव रहती है, यद्यपि दिल और सांस दोनों बंद हो चुका रहता है। तकनीकी भाषा में या टेक्निकल टर्म्स में हम उसको क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, व्यक्ति मर चुका है। ये सिंपली सीपीआर करने से पहले का ये उसका रिलेवेंट है। अब हम आ जाते हैं कि सीपीआर हम करते कैसे हैं। इसमें किसी तरीके का कन्फ्यूज़न, किसी तरीके की कोई भी भ्रांतियाँ हो तो आप बेशक पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बता दें। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है। अचानक रुकावट आ जाती है, वो रुकावट किसी भी कारण से हो सकता है, उसके पीछे हमको नहीं जाना है, क्योंकि हम हार्ट अटैक्स के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीपीआर के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं, अल्कोहलिक व्यक्ति हो, नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रेस ले रहा हो, ओबेसिटी हो, देयर आर सेवरल रीजंस जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? बट वी डोंट गो ऑन डेप्थ, ठीक है? हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशियां मरने लगती है। अधिकतर सडन कार्डियक अरेस्ट को पहले 10 मिनट के भीतर सामान्य किया जा सकता है। इस अंतरकाल में आपका मस्तिष्क जिंदा रहता है, यद्यपि दिल और सांस दोनों बंद हो चुके होते हैं। तकनीकी रूप से हम इसे क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, ठीक? अब आ जाते हैं हम लोग कि सीपीआर करते कैसे हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आप में से सब मेडिकल फर्टिनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप एक शब्द सुने होंगे, निमोनिक्स। आप में से निमोनिक्स का नाम सुना है कोई, किसी ने सुने हो कि नहीं सुने हो? निमोनिक्स नहीं सुना है? डॉक्टर साहब निमोनिक्स सुने हैं? आप सुने निमोनिक्स? नहीं, निमोनिया इज अ डिफरेंट टर्म्स। निमोनिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज, लंग्स डिजीज। देखिए, निमोनिक्स क्या होता है कि हम जब एमबीबीएस किया करते थे तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो बॉस थे, सो कॉल्ड बॉस, तो चीज़ें आंसर काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। अब वो आंसर कैसे याद हो भाई? बड़ा पॉसिबल तो नहीं हो पाता था। मेडिकल साइंस इज़ नॉट अ जोक। जितना एक एमबीबीएस का स्टूडेंट जितनी मेहनत करता है, वो जितनी बुक पढ़ता है ना, वो अगर ऑनेस्टली वो आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ जाए तो आईएएस एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा वो। एमबीबीएस डॉक्टर्स की पढ़ाई बहुत टफ होती है, क्योंकि हम जब एमबीबीएस में आते हैं तो हमारी जो एक आंख रहती है ना, यही रहती है यार किसी तरीके से हमको एमबीबीएस क्लियर करना है, पास होना है किसी भी तरीके से। तो हमारे सीनियर्स भी ऐसे कि यार पेपर्स की तैयारी कर लो, 10 साल के पेपर तैयार कर लो, ऐसे निकल जाओगे एमबीबीएस। ऐसे ही ट्रेंड सबको किया जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही बताया जाता था, हमें तो ऐसे ही बताया गया था, हमारे सीनियर्स ऐसे ही बताते थे। तो अब उसमें भी आंसर को कैसे तैयार किया जाए, आंसर कैसे याद किया जाए, तो उसके लिए निमोनिक्स दिया गया। निमोनिक्स एक तरीके का टर्म्स होता था जिससे हम चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है? हमारा फेवरेट सिंगर किशोर कुमार है, ठीक है? उसकी एक बहुत ही फेवरेट लाइन है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। देयर इज़ अ लाइन, कहने को ये गाना है, एक सिंपल गाना है, लेकिन आप उस मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, इस लाइन को कैसे आप अपने आंसर में फिट करोगे, वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट जानते थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट जानते थे कि हर एक शब्द का क्या मतलब है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे आंसर में इसको सेट करेंगे। क्योंकि राइटिंग इज़ एन आर्ट, आंसर इज़ एन आर्ट। आंसर सेट में लिखना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती थी। मैं जब एमबीबीएस करता था तो एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट थी पीएमएस, प्रिमिटिव मेडिसिन, ठीक है? तो कम्युनिटी मेडिसिन जिसको बोलते हैं। प्री फाइनल में आते आते मैंने उसको कुछ टच ही नहीं किया था यार, बहुत मोटी सब्जेक्ट थी। मैंने कहा धीरे धीरे पढ़ लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के मतलब 1 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डर गया कि चला लो अब तो हमारा बैक लगेगा, इसमें हमको फेल होना पक्का है। सीनियर्स के बाद भागा दौड़ के, मेरे बॉस कैसे इसको तैयार करें। उन्होंने कहा अभी क्यों इतना परेशान हो रहा है, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो एक काम कर, अपने जो बैचमेट हैं 4-5 को बिठा ले अपने साथ,
और सब पढ़े होंगे, सब हमने नहीं पढ़ाई किया था, डजेंट मीन कि हाँ डॉक्टर साहब नहीं पढ़े होंगे या मैडम नहीं पढ़ी होंगी, सब पढ़े होंगे, हमने नहीं पढ़ा। वो बहुत कुछ भी रीज़न हो सकता था, हमने नहीं पढ़ाई किया, मैंने इसको लाइट में ले लिया था। तो वो क्या करेंगे कि वो एक एक टॉपिक पढ़े रहेंगे, और जो प्रिमिटिव सोशल मेडिसिन होती है वो एक तरीके की कहानी होती है, उसको बस तो सुन ले, जैसे कहानी होती है, जैसे महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाई जाती है ना, तो आज भी मुझे रामायण याद है, कंठस्थ है, मुझे पता है कि हाँ राम जी का क्या रोल था, कैसे उन्होंने मारा, क्योंकि हमने टेलीविज़न पे देखा। वो पढ़ने वाली रामायण नहीं, रामानंद सागर वाली रामायण, ठीक है, बी आर चोपड़ा वाली महाभारत, वो याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम उसको सुने हुए हैं। अंग्रेजी में कहावत है ना, लिसनिंग इज़ द बेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओनली अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड लर्नर। अच्छा सुनने वाला ही अच्छा सीखने वाला बन सकता है। अब प्रश्न ये उठता था कि यार अब हम, उन्होंने मेरे को भी बता दिया, तो हमारे 3-4 जो रूममेट थे वो सब बैठ गए, किसी ने हमें बताया कि यार आशा का क्या काम होता है, आशा क्या करती है, टीबी का क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम क्या होता है, वो सब कहानी करके उन्होंने पढ़ा दिया और सब कंठस्थ हो गया। मुझे कहानियाँ थी, लिखना तो मुझे था ना, राइटिंग मुझे कैसे करनी है वो मुझे पता था, हाइलाइटर रखे थे। नेक्स्ट डे पीएसएम का एग्ज़ाम हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 2-3 कॉपियाँ तो मेरी आराम से भरी गई थी। उसके बाद धड़ाधड़ में लिखता रहा, और उसी हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करता रहा। ये काम है, आशा का ये वर्क हुआ, जो न्यूअर ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है इसका ये है, ये इस सन में स्टेब्लिश्ड हुआ, सब लिखता गया, क्योंकि मैं सुन के कहानी की तरह उसको पढ़ चुका था। लैंग्वेज मुझे कैसे लिखना है, दैट्स आई अंडरस्टैंड। मेरी लैंग्वेज कमज़ोर नहीं थी, मैं आराम से उसको लिख लिया। एंड आई गॉट ऑनर्स इन पीएसएम, प्रिमिटिव सोशल मेडिसिन में मेरा ऑनर्स लगा, जो मैंने 1 महीने की पढ़ाई में किया। तो पढ़ाई करना और किसी चीज़ को बताना ये आर्ट होता है। आज इस जगह पे थी मैंने आपको बताया ना कि टीम जो बताती है ACLS और BLS के बारे में, मैक्सिमम लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, क्योंकि इसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम होता है, वो रिटन एग्ज़ाम कराते हैं। रिटन एग्ज़ाम में वो बड़े परफेक्ट होती है, क्योंकि अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी आपको हर पैरामीटर पे टेस्ट करती है, आपसे पैसे लेती है ना, फिर वो आपको अपना सर्टिफिकेट देती है अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी का। वो सर्टिफिकेट आप अपने CV में यूज़ कर सकते हो। आप अगर कहीं क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स के रूप में गए तो वहाँ यूज़ कर सकते हो कि भैया इस बंदे को पूरा पता है कार्डियोलॉजी का सारा सिस्टम है। लेकिन वो 1 साल के बाद नहीं, हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक चीज़ की जानकारी है कि हम अपने हेल्थ सेंटर्स पे अगर कोई ऐसी चीज़ें आती है तो हम उसको बचा सकें, ठीक है। तो वो निमोनिक्स हमने बनाई है। और निमोनिक्स क्या है? बहुत सिंपल निमोनिक्स है। वो निमोनिक्स आप चाहें तो लिख लीजिएगा। निमोनिक्स है DRSABC, जिसको हम डॉक्टर्स ABC भी बोलते हैं, DRSABC। अब हर शब्द का मतलब है, 6 शब्द है, DRSAB और C, 6 वर्ड्स, और हर शब्द का अपना एक मतलब है। ये 6 शब्द आपने याद कर लिया, देन यू विल बिकम द एक्सपर्ट इन CPR। किसी के सामने CPR के बारे में बहुत आराम से बता सकते हो। बेसिकली ये 6 शब्द आपको याद आना चाहिए। और ये निमोनिक्स ऐसी है कि वो चीज़ आराम से याद आ जाए। कोई कॉम्प्लिकेटेड निमोनिक्स नहीं है डॉक्टर्स ABC। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? ऐसा भी नहीं है कि हाँ कि आपको ये निमोनिक्स नहीं याद होगी। अब सबसे पहला वर्ड्स क्या है इसमें? D फॉर डेंजर। D फॉर डेंजर। हमें देखना है हमें या उस व्यक्ति को कोई खतरा है कि नहीं। हाईवे के बीचों बीच अगर कोई व्यक्ति लेटा है तो वहाँ जाके CPR करना है या नहीं करना है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात, एकदम सही बोला। हाईवे के बीचों बीच अगर कोई व्यक्ति लेटा है, लेटा हुआ का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि जाके सो गया, वो कोलैप्स करके गिरा ही होगा ना भाई, कोई जाके सोएगा तो नहीं हाईवे के बीचों बीच। तो आप उनको क्या करोगे? उनको साइड में ले लोगे, पटरियों पे ले लोगे, फिर क्या करोगे? चेक। उसका अगला शब्द क्या है? D फॉर डेंजर। अगला शब्द क्या है? R फॉर रिस्पॉन्स। R फॉर चेक करेंगे कि व्यक्ति होश में भी है या नहीं होश में है। भाई हम ये तो चेक करें कि व्यक्ति जीवित है या मरा है। कैसे ही जाके CPR चालू कर दे, पता चला वो जीवित है तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहा था तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा एक फ्रेंड था, एक पेशेंट एडमिट था और अचानक उसके चेस्ट लीड निकल गए
क्योंकि चेस्ट लीड लगे होने की वजह से मॉनिटर में आपका पल्स रेट एवरीथिंग बताता रहता है। चेस्ट लीड निकल गया, कोई भी कारण से निकल गया हो, चाहे वो स्टाफ नर्स की लापरवाही से निकल गया हो या पेशेंट के मूवमेंट से निकल गया, निकल जाने की वजह से चेस्ट जो वो स्ट्रेट आने लगी मॉनिटर में। उसी समय हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड थे डॉक्टर टंडन, बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो मतलब जाने माने न्यूरो के हेड थे, वो उन राउंड कर रहे थे। डॉक्टर ने बोला, अरे सर पेशेंट तो कार्डियक अरेस्ट में गया। तुरंत बिना सोचे समझे खड़े होकर बेड पे और सीपीआर देना चालू किया। पेशेंट तो एक्चुअली में जीवित था, मरा थोड़ा था, तो चेस्ट लीड निकला हुआ था ना। अब जैसे ही उसने चेस्ट कंप्रेशन देना चालू किया, अचानक किसी की चेस्ट पे आप चढ़ोगे, दबाओगे, तो वो तो भाई बट ऑब्वियसली है कि बहुत चक्का रह जाएगा, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बगल में हमारे टेंडेंसी खड़े थे, उनको एक थप्पड़ खींच के दिया, जोरदार वाला थप्पड़। अब इतने बड़े सीनियर प्रोफेसर को थप्पड़ लग गया, ऊपर से सारे डॉक्टर पकड़ के उसको मारने की कोशिश की, लेकिन हमारे सर जो थे बड़े ही जिसको कहते हैं मैच्योर्ड थे, वो हर चीज़ पे रिएक्शन नहीं देते। तो वो जानते थे कि ये जिस तरीके से उसको उसके साथ घटना घटित है, तो वो कोई भी होता तो घटता। उन्होंने लोक लिया रेजिडेंट डॉक्टर्स को, रुको रुको रुको, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या हो, अरे सर ये क्या हो गया। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि ये लोग हमारे ऊपर चढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले तो हमको क्लियर आउट करना है कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं जीवित है। क्यों पता करेंगे ना दुबे जी। तो डी बताया, डेंजर, ऐसी जगहों जहाँ भीड़ भाड़ की एरिया या रोड या हाईवेज पे आप उनको साइड में ले लिए। फिर आप चेक करिए आर फॉर रिस्पॉन्स, चेक करेंगे कि व्यक्ति होश में भी है या नहीं होश में। कैसे चेक करेंगे, नहीं बता रहा हूँ, मैं बता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ नाक के पास शायद फिंगर, मैं बताता हूँ आपको। आर फॉर रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे, दोनों कंधों पे मारेंगे हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। सी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमको सामने वाले को बचाना है। रेडियल पल्स से भी आप चीज़ों को बचा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ डिजीज़ होती है पल्सेस पैराडॉक्सिकस, जिसमें फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आपका पल्स गायब होता है। हम एक पेशेंट को देख रहे थे अपने कॉर्पोरेट में, जब मैं काम करता था, बहुत हेल्दी था, हमसे काफ़ी ज़्यादा मोटा था, बहुत ही मोटा था, मतलब यूजली वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया था, हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के बाहर खड़ा था। उसकी फैमिलीज आई कि डॉक्टर साहब आप चल के प्लीज़ देख लीजिए। इतनी हैवी शरीर को नीचे इमरजेंसी में लाना उसके लिए बहुत दिक्कत था, नया नया था। मैंने सोचा यार चलो देख लेते हैं, कोई मर गया है उसको क्यों परेशान करें। मैं उठ के गया देखा होगा, वाकई में वो ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा देखो ये है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को भी डिफेंड करना था, फिर भी तुम कंफर्म होने के लिए बगल में दीनदयाल हॉस्पिटल, वहाँ लेते चले जाओ। हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हम क्यों ले, बहुत मोटा था, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, लेकिन मैंने कहा कि भाई ख़त्म हो चुका है, 100% वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमें डर था कि कहीं मेरा प्रोग्नोसिस गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि दीनदयाल में एक बार आप जाके दिखा लो। ठीक है, हम अंदर आए तो हमारे डायरेक्टर देख रहे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर द्विवेदी आप बाहर क्यों गए थे। मैंने कहा सर एक पेशेंट आया हुआ था, वो ब्रॉड डेड था। तो उन्होंने कहा यू कुड हैव कॉल्ड द पेशेंट इनसाइड द इमरजेंसी। मैंने कहा सर वो पेशेंट काफ़ी हैवी वेटेड था, तो इस वजह से उसको लाने के लिए 7-8 लोग की ज़रूरत पड़ती है, तब वो नीचे उतर के आता। तो उन्होंने बोला सी डॉक्टर द्विवेदी, पॉइंट इज़ नॉट दैट कि वो हैवी है या लाइट वेट है, पॉइंट ये होता है कि आपको अपना डिफेंड रखना ज़रूरी होता है। आप अंदर इसको लेते तो आप इमरजेंसी में उसकी ईसीजी करते। यू हैव वन थिंग दैट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाता कि वो ख़त्म हो चुका है, फ्लैट ईसीजी आ जाती है। दूसरा यूल गेट एन एविडेंस, डॉक्यूमेंट हो जाता आपके पास कि कल को पेशेंट की पार्टी अगर आपके ऊपर कोई क्लेम करे कि नहीं हमारा पेशेंट तो जिंदा था, डॉक्टर साहब ने मार दिया। बहुत सारे ऐसे लोग समाज में होते हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उस दिन का और आज का दिन बिना ईसीजी किए मैं पेशेंट को नहीं कहता हूँ कि हाँ पेशेंट मर चुका है, लेकिन कॉमन पब्लिक में तो ईसीजी नहीं है ना, वहाँ तो आपको डिक्लेयर करना है कि पेशेंट मर चुका है कि नहीं। हमारे घर में कोई इंसिडेंट, मेरी बड़ी मदर मरी थी, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि ख़त्म हो चुकी। हमने वहाँ कॉन्फिडेंटली बोले ख़त्म हो चुकी, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, आप उसके बाद ले जाइए, लेकिन हमने कहा कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये पॉइंट है। तो मैंने क्या बोला, आर फॉर रिस्पॉन्स, चेक करेंगे कि व्यक्ति होश में भी है कि नहीं होश में। कैसे चेक करेंगे, दोनों कंधों पे मारेंगे हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। कैसे, ये बताते हैं।
मैनिक्विन को यहाँ रखा। अब आपको बता रहे हैं कि दोनों कंधों पे मारेंगे हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है भाई? दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है? हो सकता है व्यक्ति की एक कान से सुनने की क्षमता न हो सकता है व्यक्ति की एक कान से सुनने की क्षमता न हो। अगर दोनों से ही ना हो फिर भी हम इतनी जोर से कंधे पे मार तो रही हैं, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस। कौन सी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है बताइए? आई हो गया, हाँ। नोज हो गया, ईयर हो गया, हाँ। पिंक यही हो गया, हाँ। फिर एक जो है आपका टंग हो गया, हाँ, और स्किन हो हो गया, बस 5 ज्ञान इंद्रियां। छठा भी बोलने जा रहे थे क्या? 5 ही होती है। फ्लो में था। अच्छा, फ्लो में था। फ्लो में मत आ कीजिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना? तो आराम से रहा कीजिए। मेडिकल साइंस में तो हमेशा कभी फ्लो में रहिएगा, गड़बड़ा जाइएगा, मरीज निकल जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? तो मैंने क्या आपको बताया? दोनों कंधों पे मारेंगे। इनके हाथ से और दोनों कानों में पूछेंगे क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है? हो सकता है व्यक्ति की एक कान से सुनने की क्षमता ना हो। अगर दोनों से ही ना हो फिर भी हम इतनी जोर से कंधे पे मार तो रहे ही हैं। अगर यहाँ जवाब आ जाता है तो आप रुक जाएंगे। जवाब आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे। सीपीआर करेंगे भाई, वो जीवित है ना। अगर जवाब नहीं आ जाता है तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? एस। एस फॉर शाउट। एस फॉर शाउट। शाउट माने मदद के लिए चिल्लाना है। कोई मदद करो, ऐसे नहीं। क्यों? आप सभी सोच रहे हैं कोई मदद कर रहा है। मदद कैसे मांगते हैं? किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंट करके जल्द से जल्द। आप डॉक्टर्स को बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए अभी। आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी को पता है मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो अब आपके मन में कोई शक नहीं है कि मुझे बुलाना है और इनको यकीन है कि इन्हें ही बुलाना है, ठीक है। दूसरा, इससे एक और चीज़ क्लियर और कंफर्म हो जाती है कि आप सभी को समझ में आ गया है कि मैं इस इमरजेंसी टीम का कमांडर हूँ। जो मैं करूँगा या जो मैं कहूँगा वही होगा। आपको मेरी बस मदद करनी है। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट एडर की सिर्फ यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि सही चीज़ करे, उससे बड़ी स्पेशली हमारे देश में क्या है कि गलत होने मत दे। अगर 5 मिनट में यहाँ बैठा रहा और आप सभी को लगा कि इनको नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ 2 जूते लेके और 3 मोजे उतार के खड़े होंगे। इन 2-3 के जूते मोजे निकले ही ना, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई? डी फॉर डेंजर, साइड में लिया पब्लिक प्लेस से, हाईवे पे गिरा हुआ व्यक्ति कोई हो। आर फॉर रिस्पॉन्स, दोनों कंधों पे मारा, दोनों कानों में पूछा। दोनों कंधों पे और दोनों कानों में क्यों पूछना जरूरी है? क्योंकि पॉसिबल है कि व्यक्ति की एक कान से सुनने की क्षमता ना हो, दोनों से ही ना हो, या वो बहरा हो, तो आप कंधों पे मार तो रहे हैं। मारने का मतलब उसको टैप करना, उसको हिलाना, ठीक है। उसके बाद शाउट, मदद के लिए चिल्लाना। फिर अगला स्टेप क्या है? ए को हम छोड़ देते हैं, ए के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ए को हम को क्रॉस कर देते हैं। ए के बारे में आप बाद में पूछिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अभी ए को हम रोक देते हैं। अगला क्या है फिर? बी। बी फॉर ब्रीदिंग। बी फॉर ब्रीदिंग। ध्यान से सुनिएगा, आप सब भूल जाइए आज के सेशन के बारे में, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। बी अगर आप भूलते हो तो मेरे मन में थोड़ी नाराज़गी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बी जो है, ब्रीदिंग जो है, ये निश्चित करेगा कि व्यक्ति की सांसें चल रही है या नहीं चल रही है। उसी के बेस पर आप आगे सीपीआर करोगे या नहीं करोगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे? व्यक्ति के छाती और पेट वाले हिस्से को हम देखते हैं। कितनी देर तक देखते हैं? 10 सेकंड तक। कितनी देर तक देखते हैं? 10 सेकंड। देखिए, एक सिंपल फंडा है। अपने हाथ को अपने मुंह के पास ले जाइए और जब आप सांस छोड़िएगा तो वो सांस टकराएगी। अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी कहती है कि पेशेंट को चेक करने के लिए उसका रेडियल पल्स या कैरोटिड पल्स देखती है, ठीक है। फॉर यू पीपल इट्स ओके, फाइन, कैरोटिड पल्स और रेडियल पल्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अदर्स जो नॉन मेडिकोज हैं
वो रेडियल और कैरोटिड पल्स तो देख नहीं पाएंगे बिकॉज दे नॉट बिलोंग्स टू मेडिकल फर्टिलिटी। तो मैंने इसको सोचा कि यार अब इसको अगला बंदा देखेगा, पता कैसे करेगा? तो अगर आप अपने हाथ को मुंह के पास ले गए ना, तो आपकी सांसें आपकी हथेली पे टकराएगी और आपको गर्म सांसें फील होगी। मैंने क्या बोला? आपको ब्रीदिंग चेक कितनी देर तक करनी है? 10 सेकंड तक। क्या करेंगे? छाती और पेट वाले हिस्से को आप देखेंगे 10 सेकंड तक। कैसे? अपने कान को व्यक्ति के मुंह और नाक के पास ले जाएंगे। आप सिंपल देख लीजिए, कोई व्यक्ति सो रहा है, आप अगर अपना कान उसके पास ले जाओगे ना, तो वो जीवित होगा तो उसकी सांसें आपके कान से टकराएगी, 101% टकराएगी। जो नॉन मेडिकोस है उसको भी पता चल जाएगा कि भैया वो जिंदा है, क्योंकि सांस टकरा रही है कान के पास। ठीक है, सेम ऐसे ही करोगे आप। कान को मुंह और नाक के पास ले जाओगे और छाती और पेट वाले हिस्से को कितनी देर तक देखोगे? 10 सेकंड। यहाँ आप 2 काम कर रहे हो। पहला, कान से आप उसकी सांसें फील कर ले रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप चेस्ट और पेट के मूवमेंट को देख रहे हो। आप सिंपल, कोई व्यक्ति बैठा है, लेक्चर सुन रहा है, आप उसको ध्यान से देखो ना, तो उसका चेस्ट कभी ऊपर जाएगा, कभी अंदर आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी अंदर आएगा। सिंपल शब्द में मैं बता रहा हूँ, कोई भी नहीं कि हाँ कोई मेडिकल टर्म्स आपको बता रहा हूँ। ऊपर जाना मतलब बाहर जाना, अंदर जाना मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यही है ना, ये पोजीशन रहती है। तो आप 2 काम कर रहे हो ऐसे सांस, जिससे आप डिक्लेयर करोगे कि व्यक्ति जीवित है या नहीं जीवित है। और कितनी देर तक देखोगे इसको? 10 सेकंड तक। यू कान को आप ले गए मुंह और नाक के पास, छाती और पेट वाले हिस्से को कितनी देर तक देखा? 10 सेकंड ऐसे देखूंगा मैं। अगर व्यक्ति की सांसें चल रही है तो आप सीपीआर दोगे या नहीं दोगे? बताइए। अगर व्यक्ति की सांसें चल रही है तो सीपीआर देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। कंफर्म? 100%? चलिए ठीक है, नहीं देंगे। अगर सांसें नहीं चल रही है तो सीपीआर देंगे? देंगे। सांस चेक करने की प्रक्रिया कितनी देर तक करेंगे? 10 सेकंड तक। डी, डेंजर, साइड में ले लिया। आर, रिस्पॉन्स, दोनों कंधों पे मारा, दोनों कानों में पूछा। एस, शाउट, मदद के लिए चिल्लाया। ए को हमने छोड़ दिया है। बी, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कितनी देर तक चेक किया? 10 सेकेंड। उसके बाद क्या है? सी, सी फॉर कंप्रेशन। देखिए सब 1 by 1 चल रहा है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आए। एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी नॉर्मल, और ये सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सी, सी फॉर कंप्रेशन। चलो डॉक्टर्स को छोड़ करके स्टाफ नर्स से हम पूछते हैं, बताओ हमारा हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? हार्ट कहाँ होता है? हाँ, एक लोग बोले, बताओ तुम बताओ। लेफ्ट साइड क्या होता है? लेफ्ट राइट नहीं होता, मेडिकल साइंस में उसका पोजीशन बताना होता है। लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है। लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट राइट तो मैडम बता देंगी, वो बता देगा। लेफ्ट में हाथ ऐसे रखेगा, हाँ धड़क रहा है इसी साइड में, लेफ्ट साइड में। आप मेडिकल स्टाफ हो, दैट यू नो बेटर कि उसका एक्चुअल किस जगह उसका होता है। दुबे जी आप बताइए। सेंटर तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, सेंटर तो वो नॉर्मल है, वो मैडम बता देंगी। आप मेडिकल टर्म्स बताइए। हम आपसे इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उस फर्टिनिटी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से मैं मेडिकल वालों को नहीं देता हूँ, क्योंकि उनको पता रहता है ये चीज़ें। बताओ तुम वीरेंद्र। हाँ, क्या पल्मनी क्या होता है? हमने सीधे पूछा कि हार्ट की सिचुएशन कहाँ होती है, ये बताओ। मेडिकल टर्म्स में तुम कार्डियोलॉजी सेक्शन में काम कर रहे हो, वो भी इतने बड़े प्रोफेसर के अंडर में काम कर रहे हो। सर से कभी पूछा है तुमने कि सर हमारा हार्ट कहाँ होता है? हाँ, लेफ्ट तो पता ही है, तो अभी ये इन्होंने बताया इसलिए तुम बता रही है, तो तुम्हारे लिए स्पेशल तुमने सही बताया। बताइए बाबू, आप बताइए हार्ट कहाँ होता है हमारे? क्षितिज बॉस से पूछे नहीं तुम हार्ट की सिचुएशन कहाँ है? इतने बड़े विद्वान व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हो। मेडिकल टर्म्स को नहीं बता पाएंगे सर, बट ये सर कि सेंटर एंड स्लाइटली लेफ्ट साइड। हमारे विजयवा बता देगा, ठीक है। उसको सब पता है, हमारे साथ तो कई सेशन में रहा है। बताइए डॉक्टर साहब कहाँ होता है? पेरिकार्डियल स्पेस में रहता है बॉस,
बताइए डॉक्टर साहब, सही है? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्टेटस एपेक्स जो होता है पेरिकार्डियल स्पेस। अगर एक सिंपल लाइन में इसको बोला जाए तो हार्ट की सिचुएशन कहाँ होती है? समबडी आस्क यू दैट हार्ट कहाँ होता है, एक सिंपल टर्म्स में कैसे बताओगे? सिंपल पेरिकार्डियल स्पेस में वाज लोअर हाफ ऑफ द लोअर स्टर्नम, हाफ ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, दैट्स स्टर्नम। इट, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, दैट्स इट। क्योंकि हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो हमारे और आपके लिए सही है, हम लोग पढ़ाई के दौरान ये सारी चीज़ें, दैट्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, क्या पूछे थे? क्या मतलब लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, इसके बारे में आप सभी जान जाओ, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। अगली बार से बेइज्जती मत करा देना भाई डिपार्टमेंट में, ठीक है? इसी वजह से हमारे सीएमओ सर लेते हैं कायदे से। समझ में आया? पेट उठ सही है ना आपकी? हैं? हम सुने कि आपका पेट उठ गड़बड़ा गया, क्या हो गया था? चलिए, होता रहता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप काफ़ी दूर से आती हैं, समझ सकते हैं, ठंड उंड लग गई होगी। तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में होता है। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जैसा दुबे जी ने कहा कि हमारा दिल सेंटर में होता है, ठीक है? दिल कहाँ होता है? सेंटर में। अब प्रश्न होता है सेंटर छाती का कैसे ढूंढे? सेंटर छाती का कैसे ढूंढे? हर व्यक्ति के दो निप्पल होते हैं, ठीक? सिंपल टर्मिनोलॉजी है, हर व्यक्ति के दो निप्पल होते हैं। निप्पल के बीचों बीच हमें छाती का सेंटर मिलता है, जहाँ होता है हमारा दिल, ठीक? उस सेंटर के एरिया में हमें अपने हाथ का ये जो मजबूत हिस्सा है, हार्ड सरफेस एरिया है, उसको बीच में रखना है। यूं बताते हैं, ध्यान रखेंगे कि उंगलियां ऊपर की तरफ हो, ठीक? उंगलियां ऊपर की तरफ हो, हाथ यूं नहीं रखना है। हाथ अगर हम यूं रखेंगे तो प्रेशर कहाँ जाएगा? सब जगह। हम क्या चाहते हैं? प्रेशर कहाँ जाए? सिर्फ हार्ट पे जाए, सिर्फ दिल पे। दूसरा, ये जो तकनीक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो इतनी ज़रूरी इसलिए भी है कि हमें जो छाती पे दबाव डालना है, चेस्ट पे कंप्रेशन डालना है, वो 2 इंच गहरा होना चाहिए। कितना? 2 इंच गहरा होना चाहिए। आधा इंच सब अपनी छाती दबा के बताओ, दब रही है? बताओ वीरेंद्र, दबाओ, बताइए दुबे जी, दबा के बताइए, दब रही है? नहीं दबेगी, नहीं दबेगी। क्यों? पहली बात कि तकनीक सही नहीं है, ठीक है? तरीका सही नहीं है। दूसरा, आसान नहीं होता छाती को 2 इंच दबाना। जब आप छाती को 2 इंच दबा रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? शरीर के आकार में बदलाव ला रहे होते हो। इतना आसान नहीं होता। किसी की हड्डी तोड़ना आसान होता है? नहीं होता। इसी प्रकार शरीर के आकार में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस प्रकार? छाती का सेंटर ढूंढा, हाथ का मजबूत हिस्सा बीच में रखा, पहले हाथ को दूसरे हाथ से यूं जकड़ लिया, ठीक? अपनी कलाई, कोहनी और कंधा तीनों लॉक किया। देख लिए, बेसिकली ये प्रोसीजर जो है ना, कोई मैटर नहीं है कि आपकी राइट हैंड आगे रहे या लेफ्ट हैंड, जिसमें आपको कन्वीनियंट फील हो। ये प्रोसीजर बेसिकली फ्लोर पे करने वाली प्रोसीजर है। एंड हॉस्पिटल प्रेमाइसिस के अंदर क्योंकि हमारे पास बेड होता है, वो बेड हम लॉक कर देते हैं, तो उस बेड पे डॉक्टर्स या स्टाफ करके सीपीआर दे देता है। लेकिन अगर आप बाहर हैं, रिमोट एरिया में, वहाँ तो बेड है नहीं, गिरने वाला व्यक्ति ज़मीन पे ही गिरेगा, फ्लोर पे ही, अधिकांशतः फ्लोर पे ही गिरता है। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें नीचे बताएं तो पॉसिबल है ये चीज़ें नहीं दिखे और दिक्कत भी हो, ठीक है? तो इससे आप सभी को दिख रहा है सारी चीज़ें। तो आपने हाथ को बीचों बीच रखा, दोनों निप्पल के बीचों बीच, पहले हाथ को दूसरे हाथ से यूँ जकड़ लिया, अपनी कलाई, कोहनी और कंधा तीनों लॉक किया सीधी लाइन में, ठीक है? लॉक करने के बाद आप क्या करेंगे? 2 इंच अब हम छाती को 30 बार दबाएंगे। कितनी बार? कितनी बार दबाएंगे? 30 बार। 30 बार छाती को दबाने के बाद 2 बार अपने मुंह से इसके मुंह में सांस देंगे। पहले हम देख लेते हैं 30 बार दबाव कैसे देते हैं, ठीक? स्टार्ट करें? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कंप्रेशन में सांस फूल गई। देखिए, ये बहुत ही डेलीगेटेड चीज सिस्टम्स होते हैं। जब आप सीपीआर करते हो ना, होता क्या है ना,
हमारी आदत छूट गई है। हम जब कॉरपोरेट सेक्टर्स में थे तो काम किया करते थे, हम सभी, आप सभी, डॉक्टर साहब भी जब कॉरपोरेट में थे तो काम करते थे, डॉक्टर रोहित भी काम करता था जब कॉरपोरेट में था, क्योंकि वहाँ आप काम करते थे, वहाँ पेशेंट आते थे, तो चीज़ें आपके रोलिंग में थी, मूवमेंट में थी, तो चीज़ें आपको याद रहती थी। अब क्या हुआ कि अब हम क्लिनिकल काम के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखते हैं, प्रशासनिक काम भी देखते हैं, सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। तो क्लिनिकल पार्ट हमारा कम हो गया यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ज़्यादा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स। जैसा सिस्टम है, वी डोंट गो ऑन दैट सिस्टम। तो 30 बार कंप्रेशन देने के बाद सांस फूल गया। आप सोचिए, जो अमेरिकन कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन कहती है 100 से 120 पर मिनट देना होता है चेस्ट कंप्रेशन, 100 से 120 पर मिनट कंप्रेशन देना हो चाहिए। कितना होना चाहिए अवधि? 2 मिनट होना चाहिए। 2 मिनट तक आपको करना है, 2 मिनट के बाद आप रुक जाइए। लेकिन बहुत कम ही लोग रहते हैं जो इसको इतना लंबा खींचते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। जब कोई अपना हो ना, ईश्वर न करे आपके घर में, किसी के घर में इस तरीके की समस्याएं आए, लेकिन आए तो एट लिस्ट आप चीज़ों को सही सलामत अस्पताल पहुंचा पाएँ। आपके पास गोल्डन टाइम कितने मिनट का है? 3 मिनट का। ये 3 मिनट आप समझ जाइए कि अपने घर से आपका सबसे नियर अस्पताल जो भी है, आप सभी अपने अपने घरों से जो सबसे नियर अस्पताल है उसको मार्क कर लीजिए और सोचिए कि 3 मिनट के अंदर अंदर अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ आती है तो क्या आप अपने घर से 3 मिनट के अंदर अंदर उस अस्पताल में पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे? आंसर होगा नहीं पहुंच सकते 3 मिनट के अंदर, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ये प्रोसीजर आ रहा है, ये पद्धति आ रही है, तो आप उस व्यक्ति को जीवित अस्पताल पहुंचा पाओगे। उसके बाद तो डॉक्टर साहब का काम है, वो देख लेंगे, उसको बचा लेंगे। इस सेशन के आखिरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मैंने CPR को क्यों चूज़ किया, CPR के पीछे क्यों पड़ा, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊँगा। 30 बार कंप्रेशन दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? नाक को यूँ दबाएंगे। नाक को यूँ क्यों दबाते हैं आपको पता है? क्योंकि जब आप मुंह से सांस दोगे, अगर नाक नहीं दबाए रहोगे तो वो बाहर आ जाएगा। सिंपल चीज़ है। उसके बाद व्यक्ति का सर ध्यान से पीछे की तरफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या होता है, कभी कभी जब आप गिरते हो तो हो सकता है कि सांस की नली पे आपका जीभ मुड़ जाए और ढक्कन बन के लग जाए, जिससे सांस की नली बंद हो जाएगी। वो सांस की नली बंद न हो, इसके लिए हम नाक को दबाते हुए सर को पीछे की तरफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अपने होठों से इसके मुंह के चारों तरफ सील बनाते हुए 2 बार सांसें अंदर डालेंगे। ठीक है? 2 बार जब हम सांसें अंदर डालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी छाती ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक, ध्यान देना। देखा आपने? जैसे ही आपने सांसें दी, वो छाती ऊपर की तरफ हो। सेम यही काम होता है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स का, इमरजेंसी में एम्बूबैग का। ठीक, एम्बूबैग का नाम सुना है? अपने स्वास्थ्य केंद्र पे है एम्बूबैग, है ना? वही काम होता है। लेकिन रिमोट एरियाज में बाहर आपके पास ना एम्बूबैग रहेगा ना वेंटिलेटर्स रहेगा। आपको सांस अपने मुंह से ही देनी होगी। कितनी बार दोगे सांस? 2 बार। 2 बार सांसें दी, 30 बार कंप्रेशन दिया, 30 बार दबाव डाला, फिर 2 बार सांसें, फिर 30 बार कंप्रेशन, फिर 2 बार सांसें, फिर 30 बार कंप्रेशन, फिर 2 बार सांसें, फिर 30 बार कंप्रेशन। अब प्रश्न ये उठता है, कब तक करें? कब तक करें भाई? कोई समय सीमा निर्धारित होगी ना कि आप करते ही रहोगे। 3 स्थिति में आप रोकेंगे CPR। 3 स्थिति में आप रोकेंगे CPR। सबसे पहला, जब आप इतने थक जाएं कि आपके लिए मुश्किल हो जाए CPR करना। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला? अपनी सेफ्टी सबसे पहले। अपने आप को खतरे में नहीं डालना है, अपने आप को हीरो नहीं बनाना है। जब तक हो पा रहा है कीजिए। अगर आप थक जा रहे हैं तो आप रुक जाइए। ठीक। दूसरा, मेडिकल टीम आ जाए, डॉक्टर एम्बुलेंस आ जाए, तब आप रुक जाइए। ठीक। तीसरा, अगर व्यक्ति जीवित हो जाए, जिंदा हो जाए तो जोश जोश में लगे मत रहना, ठीक है, तब रुक जाना। अब प्रश्न ये उठता है कि पता कैसे करेंगे कोई व्यक्ति जीवित हो गया? सबसे पहले उसके हाथ पैर की उंगलियों में आपको मूवमेंट नजर आए, हाथ पैर की उंगलियां हिलती हुई दिखे, तो आपको पता हो जाएगा कि व्यक्ति जीवित हो गया, आपको रुक जाना है। दूसरा, व्यक्ति की बंद आंखों में कोई मूवमेंट नजर आए, कोई ब्लिंकिंग हो, तो आपको समझना है व्यक्ति जीवित हो गया, आपको रुक जाना है। तीसरा, व्यक्ति क्लियरली कुछ कह दे, कुछ आवाज़ निकाले, कुछ बोल दे, तो आपको समझना है व्यक्ति जीवित हो गया है, आपको रुक जाना है।
3 स्थिति समझ में आया? आप थक जाइए तो रोक दीजिए, मेडिकल टीम आ जाए तो रोक दीजिए, या व्यक्ति जीवित हो जाए। जीवित हो जाए मतलब हाथ पैर की उंगलियों में हलचल, आंखों में हलचल, और व्यक्ति या तो कुछ कह दे, बोल ले, आवाज़ आ जाए। इन 3 परिस्थिति में आप सीपीआर को रोकेंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध होता है, 75-80 साल का है, पतला दुबला सा है, हमारे जैसा नहीं मोटा ताजा, ठीक, कितना भी सीपीआर दो चलेगा, ठीक है। लेकिन कोई पतला दुबला है, अगर उसको सीपीआर दे रहे हो तो खट से रिस्ट टूटेगी ना, रिस्ट टूटेगी ना, ऐसे भी रिस्ट टूटेगी। तो एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे मैडम, एसवीएम भेलूपुर से कौन है? आप हैं। आप बताइए, आप सीपीआर दे रहे हैं और हड्डी टूट गई, समझ में आया? सीपीआर आपने देना चालू किया, खट 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 आवाज़ आई, कट खट, 2-3 ठो रिस्ट तड़ाक तड़ाक टूटा। अब आप ये बताइए कि आप उस परिस्थिति में सीपीआर देंगे या नहीं देंगे? तेज से बोलिए, आवाज़। मैम आज कुछ खिलेला विला नहीं है? अरे वीरेंद्र, चाय समोसा मंगवा भाई इनको। अच्छा, मैडम को आप दिन भर देखती, मैडम याद रहती। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मुद्दे पे आए तो क्या करेंगे? रोक देंगे, क्योंकि हड्डी टूट गई है ना। बोलिए बोलिए, क्या है? हड्डी टूट गई इस वजह से ना। अच्छा 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 अच्छा, अब वीरेंद्र से पूछते हैं, बताओ वीरेंद्र, देंगे कि? हाँ हाँ, तो तुम भी रोक दोगे? दुबे जी आप बताइए। टूट जाएगा ना। अब बताओ, तुम बताओ। सर मैं अपने सर कोई क्लियर मुझे जानकारी नहीं, पर सर जो मैं अपने घुमा घुमा के जवाब मत दो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो। जो ये ना मेरे हिसाब सर देना चालू रखेंगे। हड्डी जैसे मान लो अब तुम दिए धड़ा धुड़ू, तो बाद में सर मैनेज भी हो सकता है वो। कैसे मैनेज करते हो? हड्डियाँ टूटता है तो सर पहले वो उसका हाथ आ जाए, इसके बाद वो जाएगा, जब आर्थो होगा उसका मैनेज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मार हड्डियाँ टूट गया तो तुम मैनेज कैसे करोगे, ये बताओ। हम मैनेज नहीं करेंगे, उसको आर्थो डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। नहीं तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देना चाहिए सर जब तक सर उसका हार्ट रीफंक्शन ना करे तब तक सर देना चाहिए। देना चाहिए, चलो देना चाहिए। मैडम आप बताइए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे भी लगता है देना चाहिए सर, क्योंकि ये बात आगे इसको कर सकते हैं सॉल्व, बट एटलीस्ट उसकी सांसें आ जाए। मेन एम है उसे जीवित करना। क्योंकि अगर सर वो बहुत ऑलरेडी सही डेथ जवाब। होगा, डेथ केस होगा, तो वो तो वैसे ही सर देखिए एकदम बिल्कुल सही, एकदम बहुत सही जवाब। देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंड रिजल्ट इंसान का क्या होता है? मरना, ठीक है। आप सीपीआर उस व्यक्ति को दे रहे हो जो मर चुका है, उससे बड़ा तो कोई रिजल्ट नहीं ना आएगा। मरने से ऊपर भी कोई रिजल्ट होता है, वो तो ऑलरेडी मर चुका है, और आप सीपीआर दे ही इस वजह से रहे हो कि उसको आप बचा रहे हो, ठीक है। आप सीपीआर दोगे तो बट ऑब्वियसली उसकी हड्डी टूटेगी, डेफिनेटली टूटती है। 2 इंच प्रेशर देना बहुत बड़ी बात होती है, और वो उस टाइम पता चलता है जब आप प्रेशर देते हो। तो हड्डी जब टूट रही है जो ना, वो बाद में जुड़ भी जाएगी। सही बोले, एकदम सही बोले। हड्डी जो टूट रही है वो बाद में जुड़ भी जाएगी, लेकिन जान नहीं बचाई गई तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मकसद हमारा हड्डी तोड़ना नहीं होना चाहिए कि नहीं टूटी तो छाती पे खड़े होकर जम करे, ठीक है। वेरी क्लियर बात है कि मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए। हड्डी जो टूट रही बाद में छूट जाएगी। जैसे सपोज मान लो हम सभी को सर दर्द होता है, सर दर्द की गोलियां लेते हैं, हमें पता है कि यार इस गोली की वजह से हमें एसिडिटी होगी, लेकिन कल मॉर्निंग में भाई सीएमओ साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया, जाना है सबको, नहीं जाएंगे तो साला एक दिन की सैलरी काट लेंगे, तो जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये एसिडिटी करेगा हमको, लेकिन फिर भी हम दवा लेते हैं। तो वो एसिडिटी एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट है। उसी तरीके से जब आप सीपीआर देते हो और चेस्ट कंप्रेशन के दौरान आपकी हड्डी टूट रही है या रिफ्स टूट रहा है, तो वो एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट है जो बाद में जाकर के जुड़ भी जाएगा। अब आपने कई जगह सोचा होगा
सी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ. मैं अभी इस धर्मेंद्र जैन से पूछा नहीं मैंने, आप लोग भी अपने अपने फील्ड में फर्टिनिटी में पूछिएगा. मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं ना, ट्रांसजेंडर समझते हो ना, किन्नर जिसको बोलते हैं, वो उनकी जो परसेंटेज हॉस्पिटल और क्लिनिक में जाने की ना के बराबर होती है. न्यूज में था. ऐसा क्यों है? आई आस्क दिस थिंग टू धर्मेंद्र जैन सर ऑल्सो कि सर आप इतने साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई जो मैच्योर्ड पर्सन है वो जवाब दे पाएगा इसका. हमारे जैसे वाला नहीं जिसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस ही 5 साल 6 साल हुई, अभी भी पास आउट हो गया है, हम क्या बताएंगे. जिसने 40 साल की क्लिनिकल का अनुभव ले रखा है वो बताएगा कि सर इस 40 साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपकी ओपीडी में कितने ट्रांसजेंडर आए. दैट बिकम अ रिसर्च इशू. क्योंकि ट्रांसजेंडर की भी तो तबीयत खराब होती होगी, उनको भी तो हार्ट अटैक होता होगा. बहुत कम आते हैं. बिकॉज आई हैव आस्क्ड दिस थिंग टू वन ऑफ माई सीनियर डॉक्टर, माई गुरु डॉक्टर अजय पांडे. मैंने कहा सर ये बताइए कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. सर ने कहा कि हमको यार विधि हो गया 40 साल से ऊपर का हो गया. मैंने कहा सर इन 40 सालों में आप किसी ट्रांसजेंडर को देखा है आपने जो आपके क्लिनिकल में हार्ट की प्रॉब्लम लेके आई हो? तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं है. मैंने कहा सर वो भी तो इंसान है, उनकी तबीयत तो खराब होनी चाहिए. 40 साल के अनुभव में आपने एक मरीज को ही नहीं देखा. तो दैट्स बिकम एन इशू कि वो उनकी तबीयत नहीं खराब होती है. क्यों नहीं खराब होती है भाई? वो अमृत पी के तो आते नहीं है. उनका भी शरीर हमारे ही हार्ट मार्ट की तरह बना हुआ रहता है. एक नाक, एक मुंह, 2 आँख, 2 कान. तबीयत तो उनकी भी खराब होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं? दैट्स बिकम एन इशू. और ये क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा ज़रा स्टडी कर रहा हूँ कि यार ये सारी चीज़ें क्यों होती है. लेट इट्स आस्क्ड लेटर ऑन. तो मैं कहाँ था इस समय कि आप कंप्रेशन देते रहोगे क्योंकि हड्डी बाद में जुड़ भी जाएगी. अब अगला स्टेप हमारा आता है बच्चों का. ये तो हुई बड़ों की बात. बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट होता है. सुना है बच्चों में कार्डियक अरेस्ट? सुना है किसी ने? डॉक्टर साहब सुना है कार्डियक अरेस्ट? कभी देखा है बच्चों का कार्डियक अरेस्ट? एक बार देखा है सर. कहाँ देखा? पीजीआई में देखा. पीजीआई में. अच्छा ठीक है, हाँ पीजीआई में देखा होगा डेफिनेटली. देखिए क्या होता है, 1 साल से 7 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से 7 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको सीपीआर हम 2 हाथों से नहीं देते हैं. उनको सीपीआर हम सिर्फ 1 हाथ से देंगे. क्यों? क्योंकि 2 हाथ का प्रेशर बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. उसी प्रकार से 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम थम्स का भी इंतजाम कर सकते हैं और 2 उंगलियों से भी दे सकते हैं. ठीक है. तो हाँ जी, 1 साल से 7 साल की उम्र के बच्चों. ठीक है. 1 to 7 तो हो गया 1 hand. हाँ, और लेस देन 1 हैंड ईयर्स के लोग, हाँ मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों के, तो उनको हम क्या करते हैं? उनको 2 उंगलियों से कंप्रेशन देंगे. थोड़ा सा बदलाव ये आता है, निप्पल के बीचों बीच जो सेंटर है उससे जस्ट नीचे 2 उंगलियों से कंप्रेशन हम बच्चे को देते हैं. ठीक है. अब प्रश्न ये उठता है कि बड़ों को तो हमने मुंह से सांस दे दिया, ठीक है, अपने मुंह से उनके मुंह को ढक करके सांस दिया. छोटे बच्चों को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम सांसें किस प्रकार देते हैं? अपने मुंह से उनके मुंह और नाक में सांस देते हैं. ठीक है. उनके मुंह और नाक को ढक करके दोनों में सांस देते हैं. 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है ना, उसके मुंह और नाक का डायमीटर इतना छोटा सा होता है. वो छोटा सा होता है. और हम लोगों का मुंह इतना विशाल का है. पूतना का नाम सुना है? भगवान कृष्ण को जिसने दूध पिलाने आई थी, उतना बड़ा मुंह हो जाएगा. तो इतना बड़ा मुंह रहेगा. 1 साल का छोटा बच्चा तो इतना देखा ही होगा अपने घरों में. आपके सबके घर में किसी न किसी रिलेशन में बच्चे होंगे. तो इतना बड़ा मुंह खोला और खट से उसके मुंह और नाक को, छोटे बच्चे का मुंह और नाक आपके मुंह में है. ठीक है. ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मुंह में सांस नहीं देना है. बच्चों को सांस देते समय स्पेशली आपको ध्यान देना है, चेस्ट को ध्यान देना है. ठीक है. मुंह में खाली सांस नहीं देना है, मुंह और नाक को ढक करके दोनों में सांस देना है. जोर से सांस नहीं देना है, तेज से सांस नहीं देना है. हल्की सी भी छाती उठी सांस देने के दौरान, हल्की सी भी छाती उठी, आप रुक जाएंगे. ठीक है. सांस वहीं बंद कर देंगे. क्यों? क्योंकि जो बच्चों के फेफड़े होते हैं ना, जो लंग्स होते हैं, उन वो प्लास्टिक के बैग की तरह पतले होते हैं. प्लास्टिक का बैग होता है ना, थैली जिसको बोलते हैं, उनकी तरह बहुत थिन होते हैं.
जोर से सांसें आपने दी नहीं और वो फटा नहीं। तो इसलिए बच्चों के केस में, 1 साल से कम उम्र के बच्चों के केस में, जब आप सांसें दे रहे हैं तो आप छाती की तरफ देख रहे हैं, मुंह और नाक दोनों में दे रहे हैं, दोनों को ढक करके दे रहे हैं, और जब सांसें दे रहे हैं तो छाती की तरफ से दे रहे हैं। हल्की सी भी छाती उठेगी तो आप रुक जाएंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति डूब रहा है तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं पेट दबाओ, पीठ दबाओ, छाती दबाओ, सब बेकार है। क्यों? पेट दबाओ, पीठ दबाओ, सब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ चला गया है? फेफड़ों में। जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ चला गया है? अरे पनिया पियेंगे तो पेट में न जाएगा, लंग्स में कहाँ चला गया है? नहीं, अच्छा पानी जो पिए हैं वो पेट में जाता यार डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं क्या? हैं? पानी जो हम पीते हैं वो कहाँ जाएगा? पेट में नहीं जाएगा। है, डूबा हुआ। हमने क्या बोला? जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ चला गया? पेट में चला गया है। अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है, जनरली लोग क्या कहते हैं? पेट और पीठ को दबाते हैं, यही काम करते हैं, पानी निकालो। ये सब बेकार है, क्योंकि पेट में गया हुआ पानी आपका जानलेवा है ही नहीं। हम सब पानी पीते हैं, सबका पेट में ही जाता है। जो जानलेवा है वो कहाँ चला गया? फेफड़ों में, लंग्स में। लंग्स में गया हुआ, फेफड़ों में गया हुआ पानी आप नहीं निकाल सकते हैं, डॉक्टर साहब निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें किस पानी की टेंशन लेनी है? वो पानी जो सांस की नली में फंसा है, ठीक है। उससे बाहर निकालने के लिए एक सबसे कारगर तकनीक है आपका CPR। क्योंकि जब आप चेस्ट पे कंप्रेशन दे रहे होते हैं, सीने में दबाव डाल रहे होते हैं, छाती पे दबाव डाल रहे होते हैं, तो वो पानी अपने आप बाहर आता है, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप उसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालने में 1.5-2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। आपके पास कितने मिनट है? 3 मिनट। 3 मिनट में 2 मिनट तो उस व्यक्ति को बाहर निकालने में लग गया। अब आपके पास कितने मिनट बचे? 1 मिनट। अब उस 1 मिनट में आप क्या कर रहे हो? छाती दबा, अरे पेट दबा रहे हो, पीठ दबा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप उस व्यक्ति का जो सुनहरा पल है, जो गोल्डन पीरियड है, जिसकी मदद से आप उसको बचा सकते थे, वो आप जाया कर रहे हो। यही कर रहे हो ना? इससे अलग काम कर रहे हो? यही है CPR, सीधे सीधे सिंपल CPR का यही मतलब है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दे रहा हूँ कि CPR को बताने के पीछे का कारण क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता अब लोगों को पड़ने लग गई है। मैं जब कार्डियोलॉजी सेक्शन में काम करता था एज ए रेजिडेंट डॉक्टर्स इन गैलेक्सी हॉस्पिटल, तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर अजय पांडे थे, पूर्वांचल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत ही अच्छे इंसान। डॉक्टर पायल माइट नो अबाउट डॉक्टर अजय पांडे, वो उनसे मिली भी हैं, वो काफ़ी, आप में से कुछ लोग मिले हों तो मिले हों, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान हैं। आपको लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसे है। जैसे हमारे धर्मेंद्र सर है ना, वैसे वो डॉक्टर अजय पांडे सर हैं। एकेडमिक्स पर्सन है, चीज़ें बताते हैं। तो मैं रेजिडेंट डॉक्टर एज एन CCU में वर्क कर रहा था कार्डियक डिपार्टमेंट में। नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके मॉर्निंग में मैं राउंड ले करके अपना निकलने के मूड में था। तो पता चला हमारा जो सेकंड रिलीवर डॉक्टर था वो कहा कि भाई मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आज तुझे देख लेना। मैंने कहा यार वाला फंस गए, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करना पड़ता था। तो फिर मॉर्निंग की भी हमको शिफ्ट नहीं, फिर हम फ्री होंगे 3 बजे। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो मैं अपना ड्यूटी कर रहा था, हमारे पास एक फ़ोन आया इमरजेंसी से कि सर एक पेशेंट आ रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर से। काशी विश्वनाथ मंदिर चौक बास फाटक वाला, BHO वाला विश्वनाथ मंदिर नहीं, चौक बास फाटक का जो पुराना मंदिर है, जो एक्चुअल मंदिर है जिसकी वजह से बनारस जाना जाता है, वहाँ से एक फ़ोन आता है कि सर यहाँ पे वहाँ के प्रेस्ट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, अचानक हृदय गति रुकी और वो ख़त्म हो गया। तो उनके 2 सुपुत्र थे पंडित जी के, एक की उम्र 45 ईयर्स ऑफ एज और सेकेंड वन होंगे 26-27 के होंगे, एग्जैक्ट एज मैं नहीं जानता। तो जो 45 साल के जो बड़े वाले सुपुत्र थे उन्होंने CPR देना चालू किया। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही लर्न दैट CPR, बट ही स्टार्टेड गिविंग CPR टू हिज फादर विदाउट नोइंग कि उनके पिताजी जीवित हैं या नहीं जीवित हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई को मेडवाइल कहा कि यार तुम फ़ोन करो, पापा को कुछ हुआ है, पिताजी को कुछ हुआ है। तो छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया, हमारे इत्तेफाक से फ़ोन हमारे इमरजेंसी में गया, सॉरी रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन से एक कार्डियक एम्बुलेंस, बड़ी वाली वेल मेंटेन कार्डियक एम्बुलेंस स्टाफ के साथ निकल गई। दोपहर का टाइम था, मैं लंच कर रहा था, थका हुआ था, रात में कुछ खाया ही नहीं था। मुझे था कि सुबह वापस आ जाना है, तो खाना वाना लेके नहीं गया था, तो कैंटीन से खाना मंगवा लिया था। तो ऊपर
डॉक्टर्स रूम में खाना खा रहा था, खा करके हाथ धो ही रहा था, एम्बुलेंस गई, पंडित जी को उठाई और उठा करके एम्बुलेंस में रखा, फिर लेके आई। ये ले जाने में ये जो पूरा जो टेंट्रम था उसमें करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए पंडित जी को लाने में। इन मिड वाइल उनका 45 ईयर्स एज का जो बड़ा वाला लड़का था वो CPR कंटिन्यू लगातार चालू रखा था। ठीक है, हमने आपको नियम क्या बताया कि 3 स्थिति में रोकेंगे। पहला, जब आप थक जाओ, मेडिकल टीम आ जाए या व्यक्ति जीवित हो जाए। ठीक, इन 3 स्थिति में आपको CPR को रोकना है। मेरे कहानुसार उस व्यक्ति को तो रुक जाना चाहिए था, या अमेरिकन कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन कहती है कि 2 मिनट का प्रोसीजर 100 से 120 मिनट्स वो भी करने का रुक जाना चाहिए। वो लड़का क्यों नहीं रुका? बिकॉज उसके पिता थे वो, वहाँ वो टाइम पीरियड्स नहीं देखा। ठीक है, आपने सत्यवती और सत्यवान की कहानी सुनी है? वो औरत जिसने अपने हस्बैंड की मौत को यमराज से मांग लिया जबकि उसका हस्बैंड मर चुका था। दिस इज व्हाट वी कॉल फॉर्म डेडिकेशन। यमराज हस्बैंड की लाइफ लेके जा रहा है, वो पीछे पीछे चली जा रही है, कह रहा जाओ भैया अब खत्म हो गया तुम्हारा हस्बैंड, कोई रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या मजाल कि वो यमराज का पीछा छोड़े, कैसे आप ले जाएंगे हमारे पति की जिंदगी को, आपको तो हम ले जाने ही नहीं देंगे। दिस इज व्हाट द फॉर्म डेडिकेशन कॉल। और उसके फॉर्म डेडिकेशन से यमराज को अल्टीमेटली उसके पति की जान को वापस देना पड़ा। ये सारी जो कहानियाँ नहीं है, ये सारी जो हैं, ये जो शास्त्र जो होती हैं ना, जो वेद होते हैं, दैट विल कॉल डिवाइन सब्जेक्ट। हिंदी में हम उसको बोलते हैं अपौरुषेय, जिस विषय को किसी ने लिखा ना हो। जितनी भी किताबें हैं हम जो पढ़ते हैं वो कोई ना कोई राइटर लिखता है, लेकिन जो शास्त्र और वेद की किताबें वो ईश्वर की कही हुई चीज़ें होती हैं, भगवान की कही हुई वाणी होती है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बताने का ये मतलब था कि जब वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आया, पंडित जी आए, हमारे यहाँ इमरजेंसी में फ़ोन आया और लगातार 1.5 घंटे तक वो बड़ा वाला लड़का CPR करता रहा। इमरजेंसी में हमारे कलीग डॉक्टर ने फ़ोन किया, मैं CCU में था, लंच करके हाथ धो ही रहा था, उसका फ़ोन आया कि बहुत एक पेशेंट आया हुआ है, पेशेंट ब्रॉड डेड है, मरा हुआ हमारे यहाँ है, तो आके डिक्लेयर कर दीजिए। हमारे यहाँ का सिस्टम ये था कि जो जिस डिपार्टमेंट का कंसर्न डॉक्टर होता था वो आके पेशेंट को डिक्लेयर करता था कि पेशेंट डेथ हो चुका है। कार्डियोलॉजी का है तो कार्डियोलॉजी का करता था, ऑर्थो का है तो ऑर्थो का, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का है तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन का, जिस ब्रांच के जो डॉक्टर थे उसके रेजिडेंट आके डिक्लेयर करते थे। एट दैट टाइम आई वॉज इन ड्यूटी। मैं गया, मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, हाथ धो करके आराम से 3rd फ्लोर से नीचे रैम्प से उतर के इमरजेंसी में गया। इमरजेंसी हमारी इससे छोटी थी, इसकी आधी थी, 3-4 बेड उसमें इमरजेंसी में थे। इमरजेंसी डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं रहता है, एक पेशेंट जब मर गया है तो वो नेक्स्ट पेशेंट को डील करे उनके। तो मैंने पूछा पेशेंट कहाँ है अपने कलीग डॉक्टर से, तो बोला बॉस बेड नंबर 2 पे है। मैं 2 नंबर बेड पे जैसे ही पलट के देखता हूँ मेरा ध्यान मॉनिटर पे जाता है। इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि उसकी ECG मूव कर रही थी। मैंने जब देखा उसकी ECG मूव कर रही थी, मैंने कहा अरे यार पेशेंट जिंदा है, तुम क्या कह रहे हो, पेशेंट खत्म हो चुका है। बोले अरे वो भी देखा हमारा कलीग डॉक्टर। बोला बॉस ये मर चुके हैं। उसने सीधे ड्रॉ खोला और ECG निकाला। मैंने आपको कहा ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हो गया है कि ECG करते हैं डॉक्यूमेंट रखने के लिए। उसकी ECG मुझे दिखाई और ECG एकदम बिल्कुल फ्लैट थी, लिटरली पंडित जी खत्म हो चुके थे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने वहाँ उनका इको किया। आज मैं इको भूल चुका हूँ, रीज़न कि 3 साल से सर्विस में रहने के बाद ना डॉक्टर साहब ख़त्म हो चुके मेरे दिमाग से। अब मुझे अगर इको का प्रोब उठा करके इको देखना हो ना कि हार्ट में क्या LV फंक्शन है, क्या डिनोट कर रहा है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। भूल गया नहीं, कभी आदत में अब रह गई है। जो सही बात है यार, मैं इस सब चीज़ों को कभी छुपाता नहीं हूँ क्योंकि कल को मैं खुद हंसी का पात्र ना बनूँ। इस बेटर है कि आप पहले बोल दो। मैंने इको किया, इको उनका ECG पहले की, ECG में एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI थी, उनकी पूरी LED गई थी, लेफ्ट असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी पूरी की पूरी गई थी। हार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लॉकेज में था। हमने बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है, 72 आवर्स तक इनके साथ कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी मर सकते हैं। उन्होंने पंडित जी की लड़की ने कहा कि सर आपको जो समझ में आए कीजिए, अब तो हम पिताजी को आपके पास लाए हैं। टोटली उसने हैंड ओवर कर दिया। मैंने कहा ठीक है ओके फाइन। कंसेंट लेटर था, उस पर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा था कि हम डॉक्टर साहब ने हमें हमारे मरीज के बारे में, स्थिति के बारे में पूरी तरीके से बता दिया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए अस्पताल प्रशासन या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। फिर हमने उनको टेकअप किया,
3 दिन तक उनको वही इमरजेंसी कार्डियक मेडिसिन यूज़ हुई जो ACLS में यूज़ की जाती है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में, जो मैंने आपको बताया। सारी दवाइयाँ चली। 72 घंटे का वी विल गोइंग टू प्लान एन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आप सभी जानते हो कि इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट जिसमें ये देखा जाता है कि हार्ट के किस हिस्से में कहाँ ब्लॉकेज है। वही एंटीवॉल MI थी, तो जैसे इन्फीरियर MI है तो RC आपका ब्लॉकेज होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगी। एंटीवॉल MI है तो आपका लेफ्ट असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी होगी, ठीक है। सर सब बताते होंगे धर्मेंद्र सर। तो वही चीज़ मैंने उनको बताया कि देखो हार्ट में ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी प्लान करनी है। एंजियोप्लास्टी प्लान किया। एंजियोप्लास्टी प्लान करने के बाद ये सारे जो टेंट्रम में हमारे अस्पताल में वो करीब 14 दिन तक रहे। 14 दिन के बाद जब पंडित जी जाने लगे, आई बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दैट पेशेंट। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मूवमेंट ये था क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर हु टुक अप दैट पेशेंट। मैं पहला व्यक्ति था जिसने उस पेशेंट को देखा, उसका ट्रीटमेंट किया। और थोड़ा सा मेरा शॉर्ट पार्ट इसलिए चल गया कि वो भगवान विश्वनाथ टेम्पल से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा मेरा आंतरिक स्वभाव से जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने पंडित जी ने तुरंत उठ के हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अजय पांडे, उनका पैर पकड़ लिया कि सर यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने हमारे जीवन को बचा लिया। सर ने कहा देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, हमारे किसी डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, आपकी जान बचाने वाला कोई व्यक्ति था तो आपका बड़ा वाला लड़का था। और आपको बताऊं मैं, जब वो हमारे इमरजेंसी में आया पूरी तरीके से पसीने से तरबतर था, ऐसा लग रहा था कि कोई एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया हो। ये होता है इंसान के प्रति समर्पण। हम अपने मरीजों के प्रति उतना समर्पण नहीं दिखा पाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं यार, कितना मरीज देखेंगे। लेकिन अगर हम 2 मरीज के प्रति भी उतना समर्पण दिखा दें ना तो वो मरीज नहीं मरेगा, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो आपको बचने का मौका नहीं देती है। कार्डियक अरेस्ट तो बिल्कुल नहीं बचने का मौका देगी आपको हर बीमारी आपको टाइम देगी कि आप कुछ करो, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। हमने बताया ना केके की लाइफ चली गई, एक बहुत अच्छा सिंगर कॉन्सर्ट के दौरान मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उसमें ये रिवील आया कि ही कुड बी सेव इफ CPR वाज गिवन ऑन टाइम। अगर CPR समय से दिया गया होता तो उसकी लाइफ बचाई जा सकती थी। उनके जाने के बाद डॉक्टर पांडे ने कहा सी डॉक्टर द्विवेदी, ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनको CPR के बारे में जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमें, हमारे साथ एक टेक्नीशियन, एक डॉक्टर सुनील पांडे थे, 3 लोगों को अमेरिकन कार्डियोलॉजी का कोर्स करने के लिए BHU भेजा। यहीं मैंने भी ट्रेनिंग ली, ठीक है, एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट में हमको ट्रेनिंग ली। और वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मैं फिर जब यहाँ आया तो मैंने सोचा यार इसको मैं खुद ही क्यों ना बताऊँ। ऑल्दो इट इज़ वेरी टफ फॉर मी कि सर्विस में रहते हुए मुझे छुट्टी लेकर के जो दूर दूर जाना, इन चीज़ों को बताना। आई एम टेलिंग यू फॉर द शेक ऑफ गॉड कि मैं अपनी सैलरी का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता हूँ। ये सब इन्हीं सब चीज़ों में खर्च होता है। चाहे मैं जौनपुर विज़िट किया हूँ, चाहे मैं गाजीपुर, चाहे आजमगढ़, हर जगह सब अपनी जेब से पैसे देता हूँ। मैं अपनी जेब से सबका टोल टैक्स देता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूँ। मैं सर्विस करता हूँ ना, मैं आउटसाइड प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। आप सभी जानते हो, सभी सर्विस क्लास के व्यक्ति हो, हमें आउटसाइड प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। मेरा पूरी सैलरी इन्हीं सब चीज़ों में जाता है। तो आई प्रेफर कि मैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं जो इसके लायक है। मुझे पता है कि अगर हम अपने मेडिकल फर्टिलिटी में बताने लगे तो मेडिकल फर्टिलिटी में 10 लूप होल इसको निकालने लगेंगे। कमी आ रही सर इसकी कोई जानकारी, कौन आता है। अभी दीनदयाल के SIC से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल बंद कर दूँ। मैंने कहा सर दैट इज़ योर डिसीजन, आप बंद कीजिए, यू आर द SIC, दैट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। आप मुझको क्यों सुना रहे हैं कि हॉस्पिटल बंद किया जाए कि नहीं बंद किया जाए। आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन। आप CMO से बात कीजिए, आपको CMO से बात करने में हिम्मत नहीं हो रही है, आपको उस डॉक्टर से बात करना है जो CMO के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। आप सभी या मैडम वो अपने ऊपर बैठे हुए जो उच्च स्तरीय अधिकारी है उनके आदेशों का पालन किया जा रहा है, जिनमें से हमारे में से ही कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये खामखा हमें बायस्ड होकर के हमको कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर हमसे ये कहते हैं कि यार हमारी मॉर्निंग ड्यूटी क्यों लगा दी गई, इवनिंग लगा दी गई। यार दिस इज़ नॉट मी, ड्यूटी रोस्टर बना दिया। या तो आप पहले मुझे बता दो कि आप हमारी मॉर्निंग ड्यूटी मत लगाएं, आप इवनिंग में लगाएं। जब ड्यूटी रोस्टर निकल जा रहा है फिर आप हमसे कह रहे हो कि यार मॉर्निंग ड्यूटी क्यों लगाई जाए। दैट इज़ ऑलमोस्ट अननेसेसरी चीज़ें। और आप सभी इतने साल से काम कर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछते हो तो आई डोंट नो कि आप क्यों ये प्रश्न पूछते हो।
बट ओवरऑल दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन. नाउ आई जस्ट वांट कि कोई एक व्यक्ति आए जो हमारे मेडिकल फर्टिनिटी से हो और एक जो नॉन मेडिकल से है. वीरेंद्र, तुमको करना है, ठीक है? तुम एकदम रेडी रहना. पहले हम अपने किसी स्टाफ नर्स को बुलाते हैं. कौन आना चाहेगा? इन तीनों लड़कियों में से कौन आना चाहेगा? कोई एक आए. और तुमको देखो, कोई ऐसा डेलीगेट ने डेंजर बताया, साइड में ले लिया, रिस्पॉन्स चेक कर लिया, शाउट किया, बी बताया और सी बताया. इन 5 चीज़ों को बताओ. और वैसे भी एक कम हो गया है उसमें. हो गया कि नहीं है हुक्म? हाँ, चलो. कौन आना चाहेगा? तीनों बताओ बताओ फटाफट. ढंग से पानी दे. जूठा नहीं है ना? हैं? ठीक है मैडम, इसको पी लेंगे, खोलेंगे तो है. कौन आएगा भाई? मेरा भी एक क्वेश्चन ऐसा बताया लास्ट. हाँ हाँ. डॉक्टर रोहित से डर रहे हो? हैं? हैं? देखो कह दिया डरावनी नहीं है. बोलो क्या बात है? कोई आ जाए. अरे यार, लड़कियों को तो दुर्गा का रूप माना जाता है. Rohit is very cooperative. हाँ He is very cooperative. ना, आई अंडरस्टैंड. आइए आइए. लड़कियां क्या होती है? अष्टभुजा होती हैं, 8 हाथ होते हैं उनके. दुर्गा जी की दूसरी होता है. दिखता है ना, but invisible रहता है. Don't underestimate the power of God. Don't underestimate. हाँ हाँ, चलो. करता है जैसे आपको समझ में आया वैसे बताओ. सबसे पहले हमने DRS ABC देखा. निमोनिक्स अपने दिमाग में आप रटे रहो ना तो आप नहीं भूल सकते. DRS ABC, ठीक. DRS डेंजर, रिस्पॉन्स, शाउट, ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन. ये 5 चीज़ें. डेंजर, रिस्पॉन्स, ब्रीदिंग, सॉरी शाउट, ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन. 5 चीज़ें. सबसे पहले क्या है? डेंजर. डेंजर में क्या देखेंगे? तेज से बोलिए, इसमें आप यूट्यूब में आ रही हैं. डेंजर में देखेंगे कि पेशेंट अगर किसी रोड के किनारे हो तो हाँ, उसको रोड पे हो तो उसको सुना रहा है आप सबको? आवाज़ आवाज़ में सुना ले रही है कि हाँ या नहीं? आएंगे. तेज से बोली मैडम, इसमें बोली कायदे से. डेंजर में है कि अगर कोई पेशेंट रोड पे हो तो उसको पहले साइड में ले आएंगे. ठीक है, हाँ, और फिर बहुत अच्छी चीज़ कि इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रोड पे पड़ा हो या पब्लिक प्लेस में है. देखिए, भाषाएं अलग हो सकती है. हमसे ज़रूरी नहीं कि जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसी भाषा में ये भी समझा पाएँ. हमें इनकी चीज़ें समझ में आ रही है. इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई खतरा है तो उसको हम साइड में ले पेशेंट को ले आएंगे. सड़क पे ही सही. ठीक है. उसके अगला शब्द फिर, क्या है? उसके बाद से अगला क्या है? रिस्पांस. रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? और रिस्पांस में ये देखेंगे दोनों कंधे को थपथपाएंगे ऐसे ऐसे. फिर दोनों कान में तेल की. करिए, कुछ करिए 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 करिए. आप ठीक हैं? हाँ, दोनों कानों में पूछिए. आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? ठीक. दोनों कानों में क्यों चिल्लाना जरूरी है? क्योंकि एक कान से उनको अगर कम सुनाई देता हो या ना सुनाई देता हो तो दूसरे कान से अगर सुनाई देता हो मान तो लीजिए उनको दोनों से नहीं आवाज़ सुना रहा तो उनके कंधे पे हम ऐसे ऐसे सही है. बहुत अच्छी बात. अगला क्या है? अगला है सर DR साउट. शाउट मतलब साउट माने किसी को आवाज़ लगाएंगे, बुलाएंगे, मदद के लिए चिल्ला. मदद के लिए चिल्लाएंगे. ये भी सही है. ठीक है सर. और एक को हमने छोड़ दिया. ठीक. उसके बाद क्या है? उसके बाद है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? ब्रीदिंग में हम देखेंगे उनके छाती और पेट को कि कितनी देर तक देखेंगे? 10 सेकेंड. 10 सेकेंड तक. बहुत ही अच्छी बात. इतना अच्छा तो बता रही हो. कैसे चेक करेंगे? क्या बताओ. हाँ कैसे चेक करेंगे बताओ. जैसे ही भी तुमको समझ में आ रहा है वैसे बताओ. सर, वॉच करेंगे. कैसे देखेंगे वॉच करेंगे कि, बेटा? सांस नीचे या ऊपर जा रहा हमने है. जैसे बताया वैसे बताओ. कानों को अपने कानों को लगाएंगे. हाँ हाँ सर. बताओ. मुंह और नाक के पास ले जाओ. ले जाओ. ऐसे ले जाएंगे. हाँ, ठीक है. रखे रहो, ऐसे ही रखे रहो. हाँ. कितनी देर और तक फिर देखेंगे? वॉच करेंगे यहाँ और यहाँ पेट और छाती पे कि कितनी देर तक देखेंगे? 10 सेकेंड तक सर. 10 सेकेंड. अगर आप देखती रहो बता अच्छा रहे. सर. 10 सेकेंड अगर तुम ऐसे देख रही हो, हाँ सर. अगर उसकी छाती उठ रही है या नीचे जा रही है या सांस चल रही है हाँ तो आप सर. CPR दोगे या नहीं दोगे? नहीं सर. नहीं देंगे CPR. नहीं. सांसें चल रही है तो CPR देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे. सांसें नहीं चल रही तो देंगे? यस. ठीक है. चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया इसने. फिर अगला क्या है? C फॉर
और सी फॉर कंप्रेस, कंप्रेशन मतलब, कंप्रेशन कंप्रेशन मतलब मतलब वो दबा देना, दबाव देना। हाँ। एग्जैक्ट हिंदी है। प्रेशर compression देना दबाव। मतलब वो उसके, सही है, सही सही बोल रहे हो तुम। कंप्रेशन। दिल कहाँ होता है हमारा? और दिल होगा लोअर, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, या सिंपल शब्द में बोलो सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर। सेंटर कैसे ढूंढोगे छाती का? सर ये दोनों नेपल के बीच में, हाँ सेंटर होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप? वहाँ पे क्या करेंगे? हाथ का ये जो हार्ड सरफेस है हाँ उसको सर, बीच में हार्ट रखेंगे। ये जो रखो, रखो उंगलियों को ऊपर ऊपर की तरफ। रखेंगे, ठीक है, हाँ। इसको ऊपर रखो, हाँ, ठीक। अब इस हाथ से उस हाथ को जकड़ लो, ठीक है, जकड़ लिया कायदे से। कलाई, कोहनी और कंधा तीनों लॉक वो किया। fix थोड़ा और आगे आओ, ठीक। हम्म। एकदम स्ट्रेट कर लो, एकदम मुड़ना नहीं चाहिए। बीच में रख लिया है ना। अभी 30 बार तुमको कंप्रेशन देना है और हाँ, गिरना है, ठीक है। ये मुड़ रहा है, ये क्यों मुड़ रहा है? इसको सही करो, थोड़ा आगे करो, थोड़ा और आगे आओ आगे, ठीक है। एकदम सही पोजीशन बना लो, ठीक। अपने टोस पे आ जाओ, दोनों अंगूठों पे आ जाओ, ठीक है। दोनों अंगूठे पे आओ, 30 बार कंप्रेशन दो। दबाओ, दबाओ और दबाओ। नहीं दब रहा है, आवाज़ आएगी। और दबाओ, 7, और दबाओ। हाँ अब आया, आवाज़ आनी चाहिए। करने दो, करने दो, आवाज़ आनी चाहिए। करने दो, आवाज़ जहाँ आवाज़ आ रही है वो सही है। 30 हो गया? 30 बार हो गया। ऐसा। उसके बाद क्या करोगे? और सर नाक को बंद करेंगे, नाक को क्यों बंद करेंगे? क्योंकि सांस बाहर ना आए। जो हम मुंह से सांस देंगे अंदर साइड में, तो इधर से बाहर ना आ सके। बाहर ना है, ठीक है। उसके बाद, सर मुंह से अपने उसको लॉक उसके बाद करेंगे। क्या करेंगे? सर को पीछे की तरफ करेंगे। हाँ सर, पीछे करेंगे ना? हाँ। क्यों करेंगे? क्योंकि मतलब जो है बाहर ना आ जाए। जो जीभ जीभ होता से है, लॉक- कभी कभी गिरते हो ना, तो जीभ पलट करके आपके सांस की नली पे लग जाएगा, तो उससे सांस की नली बंद हो जाएगी। इससे तो वो बंद नहीं हो, इसके लिए आप सर को पीछे की तरफ पीछे करें। की तरफ। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सर मुंह से सांस लेंगे कितनी बार सांस देंगे? 2 बार। 2 बार सांस देंगे। फिर क्या करेंगे 2 बार सांस देने के बाद? और सर देखेंगे कि चेक करेंगे कि हाथ पैरों में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। 2 बार सांस देने के बाद क्या करोगी? 30 बार कंप्रेशन दिया, फिर 2 बार सांस दी, फिर और चेस्ट देखेंगे ऊपर चेस्ट अच्छा है। 2 बार सांस देने के बाद फिर आप 30 बार कंप्रेशन दोगी ना? हाँ 2, हाँ सर दोगे 2 ना? बार सांस देने के बाद 30 बार हम फिर कंप्रेशन देंगे। फिर क्या करोगे? फिर 2 बार हम उसको सांस देंगे। फिर क्या करोगे? और फिर वही प्रक्रिया करते रहेंगे। वो प्रक्रिया करते हाँ, रहेंगे। जब तक कि उसके हाथों पैरों कब में तक कोई रोकेंगे? हलचल। पहला बताओ, पहला कब रोकेंगे? सर पहला जब उसके हाथ पैरों में कोई हलचल दिखाई देगा। चलो ठीक है। दूसरा, और दूसरा सर उसके आँख में कोई अगर मूवमेंट है, चलो ठीक है। Movement, ठीक। और तीसरा ये है कि बोले दूसरा। सर ये छाती और पेट में मतलब सांस का वो नहीं सर। पहला बताया हाथ पैर में मूवमेंट, हाँ। आँख में मूवमेंट, सर मरीज बोल बोलना रहे है हैं, सर। ठीक है। ये अभी ये पहला ही हुआ है, 2 और बाकी है। अच्छा सर। 2 और बाकी है। चलो तुम बताओ। सर या तो फिर पेशेंट रिस्पांस कर दे, सर या तो पेशेंट रिस्पांस कर दे तब छोड़ देंगे, या तो मेडिकल को जिसको बुलाइए हेल्प के लिए हाँ। वो आ जाए, या तो थक जाए हम नहीं दे ठीक पाए है। तब तक। सर या मतलब एम्बुलेंस आ जाए। सर सॉरी ये टॉपिक हम थोड़ा नहीं नहीं, miss कर कोई गए। सॉरी का मतलब तो नहीं है। miss हम कर समझ गया सकते हमने। हैं आप इतना थोड़ा पहली बार था ना, तो थोड़ा सा इतना दिमाग अच्छा से बोले, ये अच्छा चीज़ बोले। निकल गया हमारा। बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोला। सर ये टॉपिक हमको अब याद आया है, भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया ना ठीक है, कि भूल गए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। आपने क्या बताया? थक जाने के बाद थक करेंगे, गए और या एम्बुलेंस एम्बुलेंस टीम आ जाएगी, ठीक है, या ठीक है। पेशेंट हो गया? हाँ। जीवित हो गया? और कुछ? चलो ठीक है, अब तुम जाओ, जाओ। थैंक यू। बहुत अच्छा बताइए। हाँ, मतलब लास्ट जो छूट गया था वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया ना चीज़? हाँ, कोई चीज़ें ऐसी जो नहीं है नहीं। क्या वीरेंद्र बाबू बताओगे? आ जाओ।
आ जाओ, आइए आइए। बताओ 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 यार, कम से कम तुम्हें भी तो लगे कि हाँ तुम कुछ बता रहे हो। सबसे पहले नाक मत कटा देना, जी सर। नहीं तो नारी शक्ति जिंदाबाद हो जाएगी। सबसे पहले सर, जो व्यक्ति कहीं हाईवे वे पे कहीं पड़ा है, हाँ। तो उसको पहले कहीं अच्छी जगह लेके आएंगे जहाँ अच्छी उसको- जगह कहाँ, मतलब होटल होटल में? नहीं, साइड में सर। साइड में ले लेंगे तो ये बोलो। सेफ जोन सर, इट मींस सेफ सेफ जोन। सेफ जगह ना, जी। अच्छी जगह खोज रहा है। चलो ठीक है, नहीं नहीं अच्छी जगह है, ठीक है बढ़िया बोल रहे जी हो। सर, जी। देखो जब लेक्चर में अच्छी मज़ेदार वाली बातें ना हो तब तो फिर लेक्चर का मतलब नहीं, बोरिंग हो जाता है फिर जी लेक्चर। सर, जी। तो डेंजर आपने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसको साइड में ले लेंगे, जी उसके सर। अगला बार, फिर उसके बाद उसको वो करेंगे, क्या नाम है, उसके बाद क्या है अगला? रिस्पॉन्स सर। रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? रिस्पॉन्स सर, इसके पीठ पे ऐसे मारेंगे 2 पीठ बार। है वो? नहीं, ये सर कंधा पे। कंधा है। कंधे पे 2 बार आज मारेंगे। काफ़ी पियो ना, हाँ सर, कॉफी पिए। तो मज़ा नहीं फिर आया उसके लग रहा है। बाद उसके कान में सर बोलेंगे, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, हाँ क्या आप सुन रहे हैं। सही है, सही जी कर सर। रहा है। जी सर। उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद शॉर्ट सर। शाउट, शाउट मतलब? साउथ मतलब उधर बताओ उधर। शॉर्ट जी सर। मतलब? हेल्प के लिए जी सर। शर्म नहीं ना आ रही है? तो उधर बताओ क्या दिक्कत है? मतलब पब्लिक को सर बुलाएंगे, हाँ, कोई हेल्प के लिए। मदद के लिए हाँ, चिल्लाए, जी सर। ठीक है। क्या ये चलो। आप लोग से। हाँ ठीक जी है, सर। फिर उसके बाद ये सर ब्रेथिंग। ब्रीदिंग, जी ब्रीदिंग सर। कितनी देर तक चेक करोगे? फिर 10 सेकेंड सर। कैसे चेक करोगे? 10 सेकेंड तक सर। अभी देखो, अभी वो जी बताइए, सर, जी सर। बताओ नहीं तो बेटा नाक कटेगा। या प्रगतिवा खूब मजाक उड़ाएगा तुम्हारा तो, अगर तुम नहीं बताए तो। कैसे बात है, कैसे कान लगा के सर। जी कान सर। लगा के तुमने हाँ सर। बता दिया। कान सर लगा इसके के- सर कितनी देर तक कान सर लगाओगे? 10 सेकेंड सर। लगाओ लगाओ। जी सर। सांस आ रहा है कि नहीं सर इसका। अच्छा पूछ रहे हो क्या? हाँ? सर हम अपने के लिए सोचेंगे। कितनी देर तक चेक करोगे? 10 सेकेंड सर। 10 सेकंड, चलो ठीक है, सही बता रहा है ना। उसके बाद क्या है? फिर ए है तो सर ये अभी नहीं बताएं, आप बाद में बताएंगे। अभी तुम पीछे क्यों चले जाते हो? बी के बाद सी आता है ना, सी। जी सर। तो ब्रीदिंग चेक किया 10 सेकंड तक, जी सर, जी सर। उसके बाद सी करोगे ना, तो जी तुम सर। पीछे ए क्यों आ गया? कंप्रेशन लेंगे सर। कंप्रेशन कैसे करोगे? कंप्रेशर सर, दिल कहाँ होता है हमारा? दिल सर ये है यहाँ। दिल यहाँ होता है जी ना, सर, जी सर। ठीक है। यहाँ कंप्रेशन देंगे? नहीं सर, हाँ कहाँ यहाँ देंगे? पे, वहाँ देंगे? यहाँ पे सर, यहाँ जो निप्पल है दोनों हाँ इसके बेटा। बीच में। हाँ तो दिल हमारा कहाँ होता है? सर यहाँ निप्पल के बीच में, बीच सेंटर में, हाँ में। जी सर। सेंटर में। यहाँ क्या घुसी जा रहे हो? यहाँ तो कंप्रेशन दोगे। यहाँ सर दिल होता है ना, यहाँ पे ये कंप्रेशन। पूरा हिस्सा तुम्हारा हार्ट कवर करता है, जी ठीक सर। है। अच्छा, हमेशा चेस्ट कंप्रेशन यहाँ दिया जाता है, हम्म। ठीक है। यही लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम होता है। जी सर। तो रखो अपने हाथ को, जी सर। पूरी उंगली खोलो। पूरी उंगली खोली? जी सर। थोड़ा आगे आओ। कितने बार कंप्रेशन दोगे? सर 30 बार। 30 बार कंप्रेशन लोगे, उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद उससे रिस्पॉन्स देखेंगे सर, कुछ हुआ कि नहीं। अबे उसके बाद सांस दोगे ना 2 बार? जी सर, हाँ 2 बार सांस लेंगे उसके नींद बाद नहीं सर। ना आ रही है तुमको? कि नींद आ रही है? नहीं सर, नींद नहीं आ रही। तो 30 बार कंप्रेशन करो। है? ठीक है, आ जाएगा। कंधा सीधा करो, केहली और केहली और कंधा सीधा रखो। टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे सर, वेट ठीक है। तुम्हारा पूरा जाएगा। अंगूठे पे आओ, अब करो। और पैसे दो, उठा दो, हाथ उठा दो और उसके चेस्ट पे ला दो। या उठाओ मत, हाथ बीच में रखा है। जी चलो सर। करो। अब आई गिनो, गिनो तेज गिनो। 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो गया सर। फिर उसके बाद 10 क्या सेकेंड ऊ क्या? ऊ क्या? उसके बाद सर। क्या करोगे? फिर सर वो क्या ऊ? क्या ऊ करोगे? 2 बार सर सांस देंगे। अरे तो कैसे दोगे, वही तो जी बता सर, रहे। ये सर। करो। अब 30 बार कर दिया, अब जी सर। बताओ उसके अगला स्टेप क्या है? सर अपना ओठ इसके ये मुंह से ऐसे बिना नाक करके। बंद किए? जी सर। नाक नहीं बंद करोगे बेटा, मुंह से सांस दोगे, नाक से बाहर अच्छा, निकालोगे। नाक बंद करके सर करना है। यही तो हम बताया। जी सर, जी सर। अभी वो लड़की की है ना, हाँ हाँ। तुम पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटा रहे हो, समझ में आया? और बनारस में प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन सर का जो नाम है ना, उसका नाम तुम ही मिट्टी में मिलाओगे। नाक नाक बंद करो। जी सर।
इसको कंप्रेशन देंगे कि ये उठा अब और उसके बाद क्या करोगे? फिर इसके मुंह में सर वो देंगे हवा देंगे। गर्दन को पीछे की तरफ अच्छा करोगे ना हाँ बेटा? कि इसका क्यों लंग्स करोगे? सर जो लंग्स है उस पर स्टोक ना है इससे कुछ लंग्स छोड़ पे स्ट्रोक है। नई नई चीज में बताने लग गए हो क्या? नहीं सर जैसे जो आप सांस की नली वो खुल जाए। जी सर। गिरते समय वो पॉसिबल है कि आपकी जीभ सांस की नली पे अटक सकती है, जिससे सांस की नली बंद हो जाएगी। तो सांस दोगे बंद अगर रहेगी तो सांस तो लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं ना। जी सर। तो उसको पीछे करोगे तो सांस की नली के खुलेगी, जीभ एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? उसके बाद सर उसके मुंह में वो देंगे सर कितनी बार दोगे? 2 बार सर। 2 बार दोगे। फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद 30 बार कंप्रेशन फिर क्या करेंगे? फिर उसको 2 बार ये करेंगे फिर क्या करेंगे? फिर उसको 30 बार देंगे सर। कब रोकेंगे सीपीआर? किस स्थिति में सीपीआर रोकेंगे? स्थिति में सर जब उसका हाथ पैर काम करने लगे तब रोकेंगे इधर या देखो। कोई उंगली हाथ का या आँख का और उसके बाद या कोई मेडिकल स्टाफ आ जाए ठीक है, और या वो जीवित हो जाए सर। हाँ वो तो तुमने बता दिया। जी सर। और जब आप थक जाओ, आप जब थक जाए जी यही सर। है ना? जाओ जाओ, अच्छा किया। थैंक यू। तो देखिए ये सीपीआर का सेशन था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ की कोई क्वेरी हो, क्यों प्रभु, समझ में आया? तो ऐसी चीज़ तो हम नहीं बताएं जो ऐसी चीज़ हो जो न समझ में आए हो। हाँ उसको जीभ जो होता है ना, वो क्या होता है जब आप गिरोगे तो इसी वजह से क्या होता है, इमरजेंसी में सबसे पहले कभी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो आरटीए के पेशेंट आते हैं, कोई भी एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, तो इमरजेंसी डॉक्टर्स या इमरजेंसी टीम्स के जो लोग होते हैं वो सबसे पहले उसके मुंह को खोल के देखते हैं, क्योंकि हेड इंजरीज हुई रहती है। तो कहीं उसकी जीभ पीछे की तरफ तो नहीं चली गई है, बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि जब उसको हम इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं, ईटी ट्यूब डालते हैं, ठीक है, तो उस समय उसके जीभ को खोलना ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि दांत दबे रहते हैं, कभी कभी कुछ कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तो आपको ये सारे सिस्टम मिलेंगे नहीं। सपोज़ मान लो आप और आपका फ्रेंड जा रहा है, बेसिकली क्या है कि ये प्रोसीजर 2 लोगों के साथ करने वाली चीज़ है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना टीम वर्क है, नेचुरली ये टीम वर्क है, टीम वर्क के साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मान लो आप और आपका दोस्त साथ में हैं और आपके दोस्त को ही ये घटना घटी आपके साथ, तो आपके साथ कोई है नहीं, तो आपको ही करना है, ये सारी चीज़ें खुद ही करना है। ऐसे क्या होता है कि हमें जो बताया गया कि 2 रिस्पॉन्डर रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक सीपीआर देता है, ठीक है, और एक हेड के पास रहता है। ठीक, हमने 30 बार कंप्रेशन दिया और जो हेड के पास रहता है वो 2 बार सांसें दी, या एम्बो बैग उसके पास रहता है, मास्क रहता है, वो दबाता है। क्योंकि जो मेडिकल टीम हमें यहाँ बीएचयू में बताई थी वो तो हमें पूरी मेडिकल टर्म्स बताई थी, क्योंकि उस मेडिकल टर्म्स हमें हॉस्पिटल में यूज़ करना था ना, बाहर तो यूज़ करना नहीं था। और ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आपको बाहर भी यूज़ करना पड़ेगा। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे वो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी तक। तो हमारे पास जब तक वो फैसिलिटीज़ नहीं है, एटलीस्ट हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो मास्क से 2 बार स्क्विज करते थे, दबाते थे पंप को, और फिर 30 बार कंप्रेशन देते थे। फिर ये 2 बार, ऐसा 100 to 120 टाइम्स करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 मिनट होता था। फिर क्या होता था, हम साइकिल को बदलते थे। तो साइकिल ऐसे नहीं बदलते थे, हम यहाँ जो खड़े थे हम आ जाते थे इस हेड के पास, और यहाँ जो बंदा रहता था वो आ जाता था इस पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ से वो सीपीआर देता था। तो ये सिस्टम में प्रोसीजर। हाँ, दोनों लोग नहीं थकेंगे। लेकिन होता क्या मैडम ना कि जब मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया ना पंडित जी वाला एग्जाम्पल, उनके पिताजी थे, ऐसे बहुत अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके परिवार आपको कर यस वो कर सकते हैं। राइट साइड से ही मैक्सिमम जो है हम लोग ऐसे सीपीआर देते हैं। राइट से भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी रिटर्न नहीं है कि आप राइट साइड से ही दें या लेफ्ट साइड से भी दें। पेशेंट के राइट साइड असल में इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोग जब रहते हैं तो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो राइट साइड से एग्जामिन करते हैं, तो इसलिए एक बना हुआ है कि राइट साइड से ही देते हैं। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रीज़न क्या होता है ना, जब आप मूव करोगे, साइकिल मूव ऑन करोगे, अगर आप ऐसे करोगे तो आप क्रॉस करोगे, और वो क्रॉस करना अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी नहीं, जो गाइडलाइन कहती है, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, कि आपको क्रॉस नहीं करना एक दूसरे को। दिस पर्सन हु इज स्टैंडिंग जस्ट ही
कफ ऑन द हेड, वो यहाँ आ जाएगा और आप यहाँ आ जाओगे। चेस्ट कंप्रेशन आप ऐसे दो चाहे ऐसे दो, ये जो पोर्शन है ये आपके बीच में ही पड़ेगा, दबाव आपको इसी पे ही आना है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली रीज़न व्हाट आई हैव। या मैडम, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ बताएं। Sir, is there any specific condition or circumstances? What is the circumstances for the pregnant women, especially for the pregnant ladies? एग्जैक्टली बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जब मैं वहाँ ट्रेनिंग ले रहा था ना, तो एक हमारे साथ का ही डॉक्टर पूछा था, वो संभवतः BHU के ही डॉक्टर थी, मैडम थी कोई, कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो हाउ कैन वी गिव CPR, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा पेट में रहता है। तो एट सेम कंडीशन में कोई ऐसा कोई प्रिकॉशनरी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बोला सेम चीज़ ऐसा करना है, वी हैव टू फर्स्ट सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड देयर आफ्टर वी विल लुक आफ्टर दैट। सेम चीज़ आएगा, वो चीज़ें वो उन्होंने बस ये बताया कि फ्लोर आपका एकदम फ्लैट होना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ें दे रहे हैं, कोई गद्दा नुमा चीज़ नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली रीज़न। बट ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था।